क्या है और ये कैसे काम करता है? आप मुझे 20 साल पुराना एंजाइटी दें, पर शर्त ये होगी कि उसने बहुत ज्यादा गोलियां नहीं खाई। आप एंजाइटी पर अगर 10 थी पहले, तो 1 घंटे के अंदर वो 5 पर मैं लाके छोड़ दूं। हर टाइम हमने इतने ट्रिगर अपने अंदर ले लिए हैं कि वो जो हमें रिलैक्सेशन का पीरियड था वो जीरो कर दिया हमने। सर लेकिन ये जो गलत पैटर्न्स हैं हम अपने अंदर पहचाने कैसे कि हमारे अंदर ये गलत पैटर्न्स बन गए हैं और इनको हम कैसे एनएलपी से ठीक कर सकते हैं? मैं कई बार लोगों को हील करता हूँ। मेरे पास एक सहारनपुर का लड़का आया, 35-36 साल का। उसने कहा, सर ऐसा लगता है मेरे यहाँ दम घुटता है रात को। गाजियाबाद की एक लेडी आई, उन्होंने कहा, राम सर ऐसा लगता है कि कोई तार से मुझे मेरे गले को बांध रहा है, ठीक है ना। तो उसे लेकिन ये नहीं पता कि ये पैटर्न कहाँ से आया है। तो 22 साल पहले सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी, यार एनएलपी के कौन सा चैप्टर शुरू करूं। लोग कंफ्यूज हैं कहां से शुरू करें। सर दुनिया सिर्फ दवाई खा रही है, डॉक्टर के यहाँ जा रही है, परेशान हो रही है या मोबाइल में घुसी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है किसी के पास। आज 21st सेंचुरी में आप जब पैसा कमा रहे हैं, जब आप अपने रिश्तों को जी रहे हैं, जब आप अपनी कार चला रहे हैं, जब आप अपना धंधा कर रहे हैं, भैया इसको ये देख लीजिएगा कि सारा कमाया पैसा और आपकी उम्र ये बिना मतलब ना चली जाए। कबीर दास का एक भजन है ना, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादे टूट जाए गर्दनिया। इसका मतलब ये है कि हे इग्नोरेंट माइंड, ये तुमने बिना मतलब ये क्लटर भर रखा ना, इसे सोच समझ के बाहर, क्योंकि ये तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। राम सर द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच विराट, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत सर आपका आशीर्वाद है सर, और आप हमारे शो पे आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं भी उतना ही कृतज्ञ हूँ कि आपने इस संवाद का अवसर मुझे दिया है। सो नाइस ऑफ यू। सर ऐसा लग रहा है मैं राम भगवान के सामने ही बैठा हूँ। नहीं आपको मैं राम भगवान से कम नहीं मानता सर। नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। मैं तो एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ, अपने गांव की मिट्टी का जुड़ा हुआ आदमी, और मैं वही रहना चाहता हूँ जिंदगी भर। थैंक यू सर, थैंक यू आप हमारे शो पे आए। सर जैसे आज हमने एनएलपी पे बात करनी है आपसे, जी। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एनएलपी क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, एनएलपी बेसिकली आप ये समझिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हमें ईश्वर से मिलती है, जी, माता पिता से मिलती है। जी, एक है हमारी बॉडी, जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स या कोशिकाएं हैं, जिनके अंदर डीएनए है, जिनके अंदर जीन है, जिनके अंदर जी, माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक मिलता है हमें ब्रेन, जहाँ पर 86 बिलियन हमारी ब्रेन सेल्स हैं। और इन ब्रेन सेल्स के अंदर एक तरह से हमें ऊपर से ही एक एक सिस्टम मिलता है कि हमारी किडनी कैसे काम करेगी। अगर मैंने खाना खा लिया तो ब्रेन माइंड का यूज करते हुए, ब्रेन एट वर्क इज नोन एज माइंड, जी, ठीक है ना। जब ब्रेन सेल काम कर रही हैं तो वो जो प्रोसेस है उसको माइंड कहते हैं। जी, तो माइंड तय कर रहा है कि अब मैंने कितना खाना खा लिया तो कितना एसिड चाहिए। ये हमें पूरी प्रोसेस मिलती है। हमारा आई मीन खाना चला गया तो अब हमारे गाल ब्लैडर से जो हमारा बाइल जूस है वो हमारी आंतों में जाना चाहिए ताकि जी, फैट डिजोल्व हो जाए। जी, हमारा लीवर कैसे काम करें, हमारी हड्डियां, हमारी आई मीन कैसे बॉडी बढ़ेगी, ये सारा का सारा हमारे पास एक तरह से एक ड्राइव मिलती है, जैसे कंप्यूटर में ड्राइव मिलती है ना। वैसे ही। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिलता है ब्रेन में, और वो है हमारा मेमोरी स्पेस, जैसे जी, हमारे कंप्यूटर में भी होता है। जी, बेसिकली जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत सारी ऐसी इवेंट आती हैं जो हमारे लिए मतलब की होती हैं, कुछ बेमतलब की होती हैं। कोई हमें थप्पड़ लगा देता है, कोई प्यार भी करता है। कई बार हम बीमार पड़ते हैं तो कई बार हम खुशी को भी एंजॉय करते हैं। जी, तो कई बार हमारे पास दो तरह के इवेंट ज़्यादा रहते हैं। एक है रिजोल्व इवेंट। रिजोल्व का मतलब है आप खुशी में आपने एंजॉय किया, आगे बढ़ गए। आगे लेकिन बढ़ो। कुछ है अनरिजोल्व, अनरिजॉल्व्ड। जहाँ पर आपके पास कोई पेन था। बेसिकली गड़बड़ी होती है कि उस मेमोरी में कोई पेन चला गया, कोई ट्रॉमा चला गया, कोई ब्रेकअप चला गया, कोई फेल्योर चला गया, और आज मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे माइंड का अपना काम चल रहा है, उसे अनरिजोल्व्ड इशू को लेकर वो चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें एक ऐसी टेक्निक की ज़रूरत थी, जो बेसिकली मेरे माइंड को एक बार फिर फ्री कर दें उन बेकार की चीज़ों से, बेकार के परसेप्शन, बेकार के स्मृतियाँ, मेमोरी से, जिसको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं। और ये मेरे लिए तब ज़रूरी था विराट, जब मैं बचपन में, मुझे थोड़ी-सी आई मीन फैमिली में एक ट्रॉमा हो गया था, तो मैंने अपने फ्यूचर को लॉस्ट कर दिया था बचपन में ही कि अब मेरा क्या होगा? ये होता है ना कई बार। जी, और वो परसेप्शन बन गया डर का, तो मुझे माइग्रेन रहने लगा। उस माइग्रेन के कारण हर टाइम, आप माइग्रेन समझते हो ना, आधे जी, सर जी, में। आधे सर में दर्द। हाँ, उसकी वजह से पेट खराब हो जाता है, नींद नहीं आती, हमेशा आप दुःख में हैं, तो आपका खाना भी नहीं पचेगा। तो मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगे ओह! एसिडिटी के बाद, और मुझे एमएससी अपनी पेप्टिक अल्सर की वजह से छोड़नी पड़ी। यानी कि अल्सर्स हो रहे हैं आपके गट में। और आगे चले तो थोड़ी-सी नौकरी करने लगे थे, फैमिली भी बन गई थी।
ठीक है, तो उसके बाद करीब जब मैं 31 साल का था तो मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, जिसको आप गठिया बाय कहते हैं। और एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भैया ये तो तेरा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, तेरा तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फैक्टर है वो बहुत बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। 31 साल की उम्र में बाल भी गिरने लगे, क्योंकि वो तो ऑटो इम्यून तो कई जगह जाता है, इम्यून सिस्टम जब आपको अटैक करने लगता है। तब मुझे पता चला है कि हमारा माइंड इस गेम को खेल रहा है, और मैंने माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया। किताबें बहुत कम थी। तब मुझे पता चला कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अब चल रहा, वो 70s में शुरू हुआ था ये, लेकिन मैं 93 की बात कर रहा हूँ जी। और 92 की। और तब मैंने एनएलपी को सीखा बेसिकली। तब तक एनएलपी को इंडिया में कोई नहीं जानता था। कुछ किताबें मिली, फिर कुछ ट्रेनर एक दो आया करते थे बाहर से, वो भी थ्योरी पढ़ा के आते थे। फिर वहाँ से मैंने उसको लर्न किया। इतना पैसा भी नहीं होता था कि बड़े ट्रेनर्स को पैसा दें, तो बहुत सारे इधर-उधर से इकट्ठा करके उस पैसे को देते थे। आज तो लोग पूछ लेते हैं, सर पेमेंट थोड़ा कम ले लो। पर वो ये नहीं सोचते कि मैं तो मेरे तब मैंने डिसाइड किया भैया ये तो ठीक करना ही है, नहीं तो आप 31 साल की उम्र में अगर बीमार पड़ गए तो ज़िंदगी रुक गई। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आप क्या करोगे, गठिया बाय में, माइग्रेन में आप क्या करोगे, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो तो लाइफ तो रुक चुकी है। तो तब मैंने एनएलपी से अपने माइंड को चलाना सीखा। तो एनएलपी बेसिकली आपके माइंड को एक तरह से चलाने की तकनीक है। और मैं इसे इसलिए सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि अगर मुझे गांव के आदमी को पढ़ाना पड़ेगा तो मैं उसे बहुत कठिन शब्द नहीं दे सकता। बहुत हाई फाई नहीं बता सकते। जैसे आप अपनी कार को चलाने के लिए एक तरीका लेते हैं कि भाई स्टार्ट करना है, फिर क्लच दबाना है, तो गियर डालना है, धीरे धीरे अपनी स्पीड पर आना है, ठीक है ना, ब्रेक ऐसे मारना है। तो हर चीज़ का एक तरीका है, लेकिन हम बेसिकली माइंड को बहुत लाइटली लेते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है। तो ये एनएलपी बेसिकली एक मैनुअल है आपके ब्रेन को और बॉडी को चलाने का। बॉडी को चलाना। ब्रेन को और बॉडी को, दोनों को। लेकिन सर इससे भी आपने जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो बैठ जाता है, वो नहीं निकलता, लोग उसके लिए इतनी इतनी पिल्स खाते हैं, इतनी इतनी दवाई खाते हैं, फिर भी नहीं हटता, लोग पागल भी हो जाते हैं। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको मतलब इसको क्योर किया जा सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी स्मृति, कोई भी मेमोरी, कोई भी परसेप्शन या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या पैटर्न जो आपके दिमाग के अंदर पड़ा ना, वो हमेशा 3 चीज़ों में मेनली पड़ा है। या तो वहाँ कुछ विजुअल्स हैं, जब भी आप कहते हैं यार एक दिन मेरे साथ राम सर ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया, उसने ये कहा, मेरे फ्रेंड ने ये देखा, तब भाई वहाँ पर ये हो गया, तो सारे विजुअल चल रहे हैं। तो अगर आप इन विजुअल्स को किसी तरह से हैंडल करना सीख जाएं और अचानक उस मेमोरी को डिलीट या डिस्टोर्ट या डिसएम्पावर कर दें, तो उस मेमोरी से आने वाली जो फीलिंग है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको आप एंग्जाइटी कहते हैं। बेसिकली एंग्जाइटी, आपको मैं बताऊं एंग्जाइटी कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। आपको मैं कभी मेरी वर्कशॉप में देखिएगा, अब तो मैंने ऑफलाइन भी शुरू कर दी है, 3 दिन की वर्कशॉप में सिर्फ मुझे आप 2 घंटे देते हैं लोग, इतना, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत होता है देने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मैं क्वांटम लेवल पर बात करता हूं, जो किसी यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि वो यूनिक कंटेंट है। मैं वेलनेस में बात करता हूं, मैं उन बीमारियों में बात करता हूं जिनसे डर लगता है लोगों को, ठीक है ना, मैं डीप पैटर्न की बात करता हूं, मैं ओसीडी की बात करता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई आदमी किसी एंग्जाइटी से परेशान है, एंग्जाइटी का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कोई ट्रिगर पड़ा है, कोई फियर पड़ा है, कोई ट्रॉमा पड़ा है चाइल्डहुड का, और वो ट्रॉमा बेसिकली एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह काम करता है। थॉट कोई भी होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है। अगर मैं कहूँ विराट यार देखो सामने कोबरा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एकदम से इसी ही थॉट हमारी बॉडी को भगा देगा। तो बेसिकली जो विचार है वो इमीडिएटली हमारी बॉडी में केमिकल बन जाता है, हार्मोन बन जाता है, और वो केमिकल बेसिकली हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। तो अगर मेरे पास कोई भी ट्रॉमा पड़ा है तो वो इमीडिएटली मेरी ग्लैंड्स को, मेरे हाइपोथैलेमस को, जिसको क्राउन चक्रा कहते हैं, ठीक है ना, मेरी थाइमस को, मेरी गट के सेल्स को, मेरे एड्रेनल ग्लैंड्स को या सेक्स ग्लैंड्स को, सबको इम्पैक्ट डालेगा। जो मेरे अच्छे केमिकल निकल लेते हंसने वाले, वो बंद हो जाएंगे। और उस समय जो बॉडी उस पेन में चलती है वो बेसिकली पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो बचना चाहती है। अगर आप देखेंगे ना, ड्रीम में भी अगर हमें मौत आनी होती है ना, तो आंख खुल जाती है। हाँ जी। तो हमारा माइंड कभी मरने नहीं देता हमें, याद रखिएगा, और बॉडी भी नहीं मरना चाहती। फिर लेकिन हम बीमारी वही पाल रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई विरोधाभास है जीवन का, जो नहीं जानते हम। तो बेसिकली जो एंग्जाइटी है वो है एक रेस्पॉन्स था उस मोमेंट का कि मुझे बचना है। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि 21st सेंचुरी में हमने ये इतनी सारे स्ट्रेस ले लिए हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसके बाद बड़ी कार क्यों, ठीक है ना, ये आदमी क्यों जीत गया इलेक्शन, ठीक है ना, यहाँ ये क्यों हो गया, ये हो गया।
हर टाइम हमने इतने ट्रिगर अपने अंदर ले लिए हैं कि वो जो हमें रिलैक्सेशन का पीरियड था वो जीरो कर दिया हमने ऑलमोस्ट। इवन गांव में भी, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, किसान हूँ, और मैंने देखा यार उनकी लाइफ में भी हर टाइम मोबाइल चलाना, गांव की गलियां खाली पड़ी हैं, वो भी सब एंगेज हो गए स्ट्रेस में। और ये जो स्ट्रेस है वो परमानेंट जब आ रही है आपकी बॉडी उस स्ट्रेस के अंदर, तो बॉडी तो एक तरह से फीलिंग में आ गई ना। वो जो बेचैनी थी वो बेचैनी आई मीन जैसे ही कंसिस्टेंट हो गई है, कंटिन्यूअस हो गई है, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। तो बेसिकली एंग्जाइटी एक जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो उस तरह से बनी हुई है कि वो आपने रिलीज नहीं करी। जब हमारे घर में कोई छोटा मेहमान आता है, कि कहते हैं ना कि भाई अब हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, यानी कि समबडी सम लेडी अब प्रेग्नेंट है, तो खुशी होती है जी। लेकिन वो 9 महीने बाद डिलीवर होना जरूरी है ना जी। अगर वही साल 2 साल 5 साल हो जाए तो आप कहेंगे यार ये क्या हो गया जी। तो बेसिकली हमें जो रिलीज करना था अपने उस थॉट को और उसकी बेचैनी को, कोबरा चला गया है पर आप वहीं खड़े हो। तो बेसिकली इस एंग्जाइटी को मैं आपको बता रहा हूँ एनएलपी से। अगर कोई ट्रेनर कॉम्पिटेंट है और आदमी गोली नहीं खा रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि गोलियों से तो फिर आप केमिकल से तो बर्बाद हो जाते हैं। जी जी, ये तो मानेंगे आप, बिल्कुल उसके तो एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। आप मुझे 20 साल पुराना एंग्जाइटी दें, पर शर्त ये होगी कि उसने बहुत ज्यादा गोलियां नहीं खाई। इट विल टेक ओनली 1 आवर एंग्जाइटी खत्म करने के लिए। आप एंग्जाइटी पर अगर 10 थी पहले, तो 1 घंटे के अंदर वो 5 पर मैं लाके छोड़ दूंगा, और फिर मैं वो बता दूंगा कि ये और काम कर लेना, 10-15 दिन की बात है। यानी कि जो आप 20 साल से आ रहे थे, तो 20 महीने नहीं लूंगा मैं, 20 हफ्ते भी नहीं लूंगा, 20 दिन भी नहीं लूंगा, 1 घंटा लूंगा। और ये मैं, एंड दिस इज माई बेसिकली, यही मेरा एक्सपर्टीज है। अदरवाइज मैं अपने पेन को और अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करता उस टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे। जब मैंने एनएलपी से अपने ऊपर लगाई ना विराट ये सब चीजें, तो मैंने अपनी बीमारियों को महीना 2 महीने में ठीक करके अपने पर्पज को ढूंढ लिया था। कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं सर? मुझे नहीं पता, मैं जो लास्ट मेडिसिन है मुझे वो साल ही नहीं पता कब खाई है, लेकिन आज मैं, मेरी डॉक्टर ने मुझे रूट कैनाल करते हुए, ठीक है ना, जहां पर उन्होंने ये कहा कि तुम्हें एक गोली तो खा ही लेनी चाहिए ना। मैंने कहा जी क्यों खाऊं? उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें एक डिस्पर्सेबल गोली देता, जो भी होती है डिस्पर्स हो जाती है ना, बस वो गोली खाई है। मैंने कहा मैम मैं ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा, मैं उसका आदी नहीं हूं, मैं अपने गट के बैक्टीरिया बचा कर रखता हूं, मुझे पता है ये जितने भी केमिकल्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि आज आप, मैंने बता दिया कि भाई आज मैं जल्दी फ्री होना चाहता हूँ, मेरा पॉडकास्ट है, तो उन्होंने कहा कि बीच में पॉडकास्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम, ये है सिर्फ एक वो 15 पैसे वाली गोली जो डिस्पर्स हो जाती है, नाम क्या लूं, पानी में, बस वो मेरे डॉक्टर ने दिए, वो भी जबरदस्ती कि इसको पानी को नहीं लेते गोली कोई, ठीक है ना, आई डोंट टेक। बेसिकली आपको कोई जरूरत ही नहीं, आपकी बॉडी, याद रखिएगा, माइंड एंड बॉडी कभी मरना नहीं चाहते। मैंने जैसे आप क्या है, किसी भी खतरे में दोनों बचाना चाहते हैं आप, फिर ऐसी क्यों बीमारी आ रही जो हमें मार रही है? इवन सपने में भी अगर कोई मौत जैसा सीन आता तो आंख खुल जाती है, आंख खुल जाती है। कभी आपने सोचा सर? लेकिन ये जो गलत पैटर्न्स हैं, हम अपने अंदर पहचाने कैसे कि हमारे अंदर ये गलत पैटर्न्स बन गए हैं, और इनको हम कैसे एनएलपी से ठीक कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, कुछ 2 तरह के पैटर्न है आपके पास हैं। अगर मैं अपने 35 सालों का अनुभव आपको दूं, और मेरे पास सैकड़ों लोग एक साथ बैठते हैं, मेरी जो वर्कशॉप होती है, अब ये तो मैं कर नहीं सकता कि मैं 4 लोगों पे वर्कशॉप करूं, इतने लोग आते हैं, अगर तो हॉल फुल होने के बाद ही हमें एकदम से पेमेंट का लिंक हटाना पड़ता है वेबसाइट से कि भाई अब हम बैठाएंगे कहाँ। मान लेते हैं एक हॉल में करें, वहां पर है ही आपका 200 लोगों का, तो आप 300 कैसे कहाँ बैठा दोगे? ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि 2 तरह के आपके पास पैटर्न है। एक आपको पता नहीं है, पर उनकी एंग्जाइटी आपके पास पता है। कई बार कई बार लोगों को हील करता हूं। मेरे पास एक सहारनपुर का लड़का आया, 35-36 साल का। उसने कहा सर ऐसा लगता है मेरा यहाँ दम घुटता है रात को। गाजियाबाद की एक लेडी आई, उन्होंने कहा राम सर ऐसा लगता है कि कोई तार से मुझे मेरे गले को बांध रहा है, और मैं रात को चिल्ला के उठती हूँ और दरवाजा खोलकर बाहर भागती हूँ। और इस पैटर्न से मेरी फैमिली, मेरे इवन मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर डर है, ठीक है ना। तो उसे लेकिन ये नहीं पता कि ये पैटर्न कहाँ से आया, पर पैटर्न इज विजिबल। दम का घुटना यानी कि सांस का रुक जाना, ये तो बड़ा कॉमन है जी। जब आप किसी आदमी से मिलते हैं, कई बार आप ये कहते हैं कि जी मैंने इंटरव्यू दिया, तो
आई मीन सांस घुटने लगता है, पेट में मरोड़ होना है एग्जाम के जी, टाइम पर, जी। कंधे ऐसा लगता है किसी ने पकड़ रखे हैं। तुम कई बार मैं कहता हूँ विजुअलाइज करो कि तुम्हारे सामने फ्यूचर में तुम जाना चाहते हो, 1 साल बाद ये पैसा कमाना चाहते हो, कहता है आंख बंद करके सर ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे पकड़ लिया हो, मेरे हुँ, पैरों में बेड़ियां बंध गई। लेकिन हुँ, उसका ये नहीं पता ये मेमोरी कहाँ से आई है। नहीं पता, ठीक है ना? नहीं तो पता। इसे हटाने का तरीका अलग है एनएलपी में। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पास सर एक मेमोरी है, जब मुझे मेरे पीछे आई मीन डाकू भागे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मारने की कोशिश करी थी, शॉट भी आई मीन गन शॉट भी यानी आ गया था, ठीक है ना? ये सब है, वो आवाज़ें मुझे आज भी सुनाई देती हैं। तो अब इसे हटाने का तरीका अलग है और इसे हटाने में कई बार पुरानी पेनफुल मेमोरी को मैं यूजुअली पॉडकास्ट में लोगों को बताता रहता हूँ कि 15 मिनट सिर्फ 10 मिनट आप कोई भी पेनफुल मेमोरी लो, आपके बच्चे के पास हो सकती है कि उसे किसी ने गलत तरीके से टीचर ने बोल दिया हो, तेरे से कुछ भी नहीं होगा। किसी स्कूल बस में किसी बच्चे को छेड़ दिया है, किसी ने गलत आवाज़ दे दी है उसको, ठीक? उसने ऐसा कोई सीन देख लिया घर में जो नहीं देखना चाहिए था। उसने ऐसा कोई सीन देख लिया टीवी में जिससे वो डर गया, डर गई बच्चा और तीसरी चौथी क्लास में है। इसे पेनफुल मेमोरी की एक टेक्निक मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों को। 5 मिनट करके देख लीजिएगा, 5 मिनट में आप पाएँगे 10 में से ये 5 रह गई, एक बार और कर लीजिए 2 रह जाएगी। अब वो ये मेमोरी आपको कभी तंग नहीं करेगी। आप पूरी कहानी बता दोगे लेकिन आपकी फीलिंग खत्म होगी। यानी कि उस मेमोरी से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा था, जो विद्युत प्रभाव चल रहा था आपके हाइपोथैलेमस पे, वो खत्म हो गया। अब आपके हाइपोथैलेमस उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है। भई अगर एक यहाँ कोबरा आ जाए तो हम दोनों भाग जाएँगे यहाँ से। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मुझे पता है यहाँ पर आई मीन एक एक मक्खी घूम रही है, सिंपल हाउस फ्लाई, कुछ प्रॉब्लम कर रही है। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी मेमोरी है जिसका कोई फीलिंग ही नहीं है, ना डर लगता उससे। हुँ, आपने परसों कहाँ खाना खाया था, किसी को धमका दिया था, कहाँ कहाँ कोई अपराध बोध पड़ा है। हुँ, लेकिन कई बार ऐसी गिल्ट पड़ी रहती है विराट कि आदमी मर जाता है, कहता है यार मेरे से ऐसा क्यों हो गया? तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये तो परसेप्शन है जो मारता है, रियलिटी नहीं। रियलिटी नहीं। तो सही बात। रियलिटी तो कभी भी आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर बदल सकते हैं और यही टेक्निक मैंने सबसे पहले ना एनएलपी की टेक्निक भी इतनी आसान नहीं थी। उसके बाद बहुत सारी किताबें छपी और इंडिया में तो मैं कह सकता हूँ कि 99% जितने भी लोग एनएलपी को जहाँ से शुरू करते हैं वो मेरा ही फॉल पैटर्न था। एनएलपी को मैं कहाँ से शुरू करूँ, यही मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या थी। भाई 2004 में 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स ने मेरे ऊपर पूरा एक राइटअप दिया था। द मैन हु इज गाइडिंग द माइंड्स टू गो इन राइट डायरेक्शन। वो आदमी जो माइंड को दे रहा है। 2004 की बात है ये। 2004 में किसको पता था यहाँ पर एनएलपी? आज से 21 साल पहले अब किसी से को नहीं 21 पता। साल पहले, रादर 22 हो जाएंगे। 22 हो जाएँगे। ठीक है ना? तो 22 साल पहले मेरे ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरा राइटअप मुझे दिया था। अभी भी अवेलेबल है वो, जी। मेरी वेबसाइट पे पड़ा है। तो 22 साल पहले सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी यार एनएलपी के कौन सा चैप्टर शुरू करूं? क्योंकि आज भी लोग कंफ्यूज हैं कहाँ से शुरू करें। नंबर 2 ये वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे वहां पर कि आप उसको ले ही नहीं सकते थे, इसलिए मुझे एक-एक किताब को 100-100 बार पढ़ना पड़ा। एक-एक टेक्निक को रीडेवलप करना पड़ा। यानी कि मैं जो टेक्निक लोगों को सिखा रहा हूं वो एनएलपी की किताबों में नहीं है, प्रिंसिपल एनएलपी के हैं। लेकिन आपने खुद से एक्सपीरियंस भी करी होंगी? यस, दिस वाज द ओनली थिंग। मैं जीवन में यही कहता हूं सब लोगों से, मेरी जो जीत है ना, देखिए मैं यहां से ये तो नहीं है कि मैं अरबों रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जीवन भर मैंने अपना कुआं खोद लिया है जी। और उसमें पानी जो है मतलब उस धारा से आ रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा, खत्म सिंधु नहीं धारा होगा। बह रही है। हुँ, ठीक है ना? तो मैं एक निश्चितता में जीता हूं हुँ। कि मेरा मार्केट कभी खराब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने एनएलपी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्वांटम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई करा दिया, हुँ, मैंने रिलेशनशिप में लगा दिया, मैंने बीमारियों को ठीक करने में लगा दिया, मैं बिजनेसमैन की हेल्प कर रहा हूँ, मैं कपल्स की हेल्प कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ और मैं अब ये कहिए कि मेरे पास काउंसलिंग इतनी आती है। तो बेसिकली सबसे बड़ा काम ये है, मैं सबसे कहता हूँ, अगर कोई ट्रेनर देख रहा ना यहाँ, अगर तुम्हें मार्केट का ना बेस्ट पैसा चाहिए ना और इज्जत चाहिए, पैसा तो दूर की बात है, पहले तो आपकी फेम है, फेम है। आपका सेटिस्फेक्शन है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपनी टेक्निक को खुद पर लागू करो। तो हुँ, मेरे मेंटर ने एक ही बात सिखाई मुझे कि जब भी तुम कोई टेक्निक डेवलप करो, अब तो मैं टेक्निक डेवलप करने का मास्टर हो गई है। हुँ। मेरे पास 300 से ज़्यादा टेक्निक मेरी अपनी है, सर कोई एक बताइए जिससे अभी कि बता रहा हूँ। जी, लेकिन एक वर्ड बताता हूँ जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था कि जीवन भर, ठीक है ना, तुम्हें बेस्ट देना है। आई मीन मिलेगा, जो भी मिलेगा और सबसे बेस्ट होता है निश्चितता। हुँ, भाई आज मुझे करोड़ रुपए कमा के क्या करने, मुझे पता है कि मेरे पास आते ही रहेंगे ये। हुँ,
भाई मेरे घर में नल लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें से और पानी आता उसमें रहेगा। पानी आ रहा है, आ रहा और मैं कहूँ पानी एकदम तो सारा आके मुझे इकट्ठा करके ना बेडरूम में रख लूँ, करना है क्या है, करना क्या है, ठीक लग बात। गया ना। तो पहला रूल है, उन्होंने एक ही बात कही थी, बिकम योर ओन फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट, बिकम योर फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट। अपने आप के पहले क्लाइंट बनो। और अगर तुम्हें रिजल्ट आ गया, गड़बड़ ये होगी कि ट्रेनिंग सब दे रहे हैं, इधर उधर की बातें करके सबकॉन्शियस सारी बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं कई लोगों को देखता हूं, जो बता रहा है सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, वह अपना एक एक कोर्स नहीं बेच पा रहे हैं, दूसरे का अपना वेट नहीं घट रहा है, तीसरा एंग्जाइटी में है। तो मैं कहता हूं यार ठीक है ना, चौथा आदमी ये कह रहा है जी मेरे बाल गायब हो गए, ये मेरे नेचुरल हैं सर 66 साल की उम्र में, ठीक है ना। मैं इतना कह सकता हूं, 66 साल के? नहीं, 66। नहीं सर, मैं आधार कार्ड देखूंगा। मैं आधार कार्ड अभी दिखा देता हूं। नहीं, मैं आधार कार्ड देखूंगा। आज एक काम करते हैं, सबको दिखाओ। आज मैं आधार कार्ड देखूंगा। अच्छा, इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं बताइएगा, मंथ आई मीन सिर्फ आप ईयर बता दीजिएगा, ईयर बता दो, डेट ऑफ बर्थ मत बताइएगा, नहीं तो सब लोग फिर उस पर पूछेंगे। आप सबको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे जाएगी, वो हटा के दिखा दीजिएगा। 1959 समझ गए सर? 66 हो गए ना? हो गए 66 सर। 66 ये तो गलत नहीं हो सकता। आप लग ही नहीं रहे, 36 साल के लग रहे हैं सर आप भी ऐसे। और आप बोल रहे थे 31 में तो मुझे दिक्कत हुई थी, आप तो कहीं से लग ही नहीं रहे। तो ये 91 की बात है सर, 32 साल की उम्र में 91 की बात होगी, देख लो आई मीन गिनकर। मैं सारे अगर आप मेरे बच्चों की उम्र पूछोगे यहाँ पर ठीक नहीं है तो आप चौंक जाओगे। और मैं ये कह रहा हूं कि एवरीबडी कैन एंजॉय दिस। गड़बड़ ये होगी कैसे सर, यहाँ पर माइंड और बॉडी को समझना, यही तो गड़बड़ हो रही है सर। एनएलपी को सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं सब लोग। मैं गांव का किसान आदमी हूँ सर। दुनिया सिर्फ दवाई खा रही है, डॉक्टर के यहाँ जा रही है, परेशान हो रही है, या मोबाइल में घुसी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है किसी के पास। सर मैं आपको एक बात बताऊं, दुख की बात है, मेरे दर्शक बहुत प्यार कर से देखेंगे इस चीज को और मान जाएंगे कि यार राम वर्मा विराट ने पूरा प्रोवोक करके बढ़िया निकाल के दे दिया। सर मैं एक आदमी को जानता हूं जो 65 साल की उम्र में, मैं उसे समझाता रहा कि यार तू बीमार पड़ने लग रहा है, रिटायरमेंट हो गया है, तू कह, अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसी बीमारी से उलझा कि उसने अपना पैसा सारा बर्बाद करा और अपने बच्चों को कम से कम 20 साल का कर्ज देकर चला गया। 20 साल का, यानी कि वो 20 साल में जितना कमा रहे होंगे अपना घर चलाकर वो बचत सारी के सारी उस कर्जे में देंगे। आपको पता है सर, एक दिन की अगर आप किसी बीमारी से हम किसी बड़े अस्पताल में आ जाएं, आवे क्या 20-30 लाख से कम खर्चा ना। और उसके बाद भी अगर वो 15-20 दिन और खींच दिया मेडिकल और जरूरत पड़ती है, आप ये तो नहीं कह सकते डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे ये करना है, सर कर लो इसको भी, फिर तो आप कुछ भी करेंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज 21st सेंचुरी में आप जब पैसा कमा रहे हैं, जब आप अपने रिश्तों को जी रहे हैं, जब आप अपनी कार चला रहे हैं, जब आप अपना धंधा कर रहे हैं, भैया इसको ये देख लीजिएगा कि सारा कमाया पैसा और आपकी उम्र ये बिना मतलब ना चली जाए। और इससे बचने के लिए आपके पास बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ आप अपने माइंड को चलाना सीख लें। नंबर 2, अपने पेट में इंपुट ना डालें बेकार के जहर का, कुछ चीजों को छोड़ दें आज। और तीसरा है माइंड और जो गट को जोड़ने वाली पाइपलाइन है जिसको वेगस नर्व कहते हैं, इन 3 को ठीक करना है। यहीं से सारी बीमारियां हैं और यहीं सबका इलाज है। सर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6.5 दिन लोग जंक खाते हैं, सुबह जिम में जाते हैं, मेहनत करते हैं, 30 साल 35 साल में जय श्री राम। और सर जिम में जाने के बाद आपको क्या बेचा जा रहा है? खूब प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। और मेरा अगला सवाल है, जब आप प्रोटीन खा रहे हैं तो बालों की प्रोटीन कहां चली गई? क्योंकि बालों की सेल तो बायोटीन बनानी चाहिए। आपकी जो सेल है ना सर, आपकी जो सेल है, प्रोटीन पर कभी फिर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर भी एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या बताया गया। आपको एक किताब बता रहा हूं सर, चैप्टर का नाम है एनर्जी, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर। और जिस आदमी ने प्रोटीन को पूरी तरह से, जिस डॉक्टर ने प्रोटीन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है, आप उसकी फाइंडिंग को देखना, उसने कितनी प्रोटीन बताई आपको और जो आपको दी जा रही वो कितनी है। और ये आपको कहा जाए कि बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है। फिर एक बात बताइए कि जब आपकी जो प्रोटीन बनाती है हेयर सेल्स, ठीक है ना, वो बायोटीन बना रही थी, अचानक तुम्हारी प्रोटीन से तो उसकी बायोटीन बढ़नी चाहिए थी। फिर ये जिम में जाके हेयर लाइन गड़बड़ क्यों हो रही? सबकी हो रही ना। आगे बताऊं मैं आपको, हमें सिर्फ नैरेटिव बेच दिए जाते हैं, हम लोग किताब नहीं पढ़ते, हम रिसर्च नहीं पढ़ते। मेरे पास 2000 पेज ऐसे थे जब मैंने गट के ऊपर बोलना शुरू किया, जो डॉक्टर्स की रिसर्च थी, बाकायदा रेफरेंस लेकर मैं आता था, ये किताब इस नंबर पर है, ये पेज नंबर पे पेज आइएगा।
आप चौंक जाएंगे कि जब आपको क्या बताया गया, आपकी जो सेल है ना पूरे शरीर की, वो 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाना जानती हैं। ध्यान से सुनना, 1,00,000 40,000 तरह की, 40,000 को रेगुलेट करती है कि इस प्रोटीन को मुझे कैसे रेगुलेट करना। जैसे बालों की सेल कभी भी आपकी इम्यून सेल नहीं बनाएंगी, ठीक है ना, एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। आपकी लीवर की सेल, किडनी की सेल नहीं बनाए, वो प्रोटीन नहीं बनाएगी, उसे जो चाहिए वो बनाएगी। समझ गए मेरी बात? और 1,00,000 तरह की प्रोटीन बनाती है। आप किताब पढ़ लो, जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो नाम की किताब आई है, उसमें पूरा उसने दिया है, वो तो डॉक्टर है ना। तो आपने कभी सोचा है कि जब आपकी अगर जीन जो आपके लिए प्रोटीन बनाने के लिए आपकी सेल को गाइड करती है, ध्यान से सुनना सर, जो आपकी जीन है उसका काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन वह खुद नहीं बनाती, वह बनाती है, वो अपनी सेल को बता देती है कि तुम बालों की सेल हो तो बायोटिन बनाओ। समझ गए? तुम हड्डी की सेल है तो तुम ये बोन सेल बनाओ, तुम इम्यूनिटी की सेल हो तो तुम एंटीबॉडी बनाओ, तुम स्किन की सेल हो तो तुम कोलाजन और इलास्टिन बनाओ, तुम मसल सेल हो तो तुम एक्टिन बनाओ। क्लियर है? अगर मेरा अगला सवाल है, तुमने खूब प्रोटीन खा ली लेकिन तुम्हारी जीन एक्सप्रेस ही नहीं कर रही है, तुम्हारी जीन बता ही नहीं रही है, क्योंकि आपकी जीन हर एक आपकी स्ट्रेस से मर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एपिजेनेटिक्स पढ़ लो। हर पल जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने जीन के एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। जीन की तो एक्सप्रेशन खराब हुए पड़े हैं। आप जिम में जा रहे हो, कर जाओ, बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाता हूं, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप आ गया, कोई आई हेट यू कर रहा, कोई आई वांट टू लीव यू कर रहा। भाई ये तो देख लो कि प्रोटीन जो तुम खा रहे हो उसे बॉडी में, सिस्टम में ले जाने के लिए आपका जीन का एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन जेनेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा ही नहीं जा रहे। पेंडेमिक के बाद सिर्फ इम्यूनिटी तक आए हम। तो ये कैसे ठीक होगा सर? कैसे इसमें हेल्प करेगा एनएलपी? बस यही है, 3-4 चीज करनी है। पहली चीज है माइंड, दूसरा है पेट, और तीसरा है इन दोनों को जोड़ने वाला पाइप। जब भी लोग कहते हैं सर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे इलाज बता दो, मुझे ये बता दो कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ। भाई आपको स्टूल बाहर नहीं आ रहा, पहला रीजन हो सकता है आप यहाँ से स्ट्रेस है और आपका जो मूवमेंट था वो जीरो हो गया, लेजी हो गई आपकी, तो इसकी वजह से तो आपको क्या कराऊं, ये ठीक करना पड़ेगा इसका कनेक्शन। यहाँ पर स्ट्रेस है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर तनाव था और आपकी आंतों ने उस हार्मोन को निकाल दिया जिससे आपका आई मीन खाना पच नहीं रहा, और जो चूंकि खाना नहीं पच रहा तो माइंड अलाउ ही नहीं कर रहा इसे आगे भेजने के लिए, ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेन भी ठीक है, माइंड भी ठीक है, और आपका गट भी ठीक है, और आपका माइंड इंफॉर्मेशन जो भेजता है आपके गट को, आपके आंतों को, वो जो पोस्टमैन है, वो जो वेगस नर्व है, वो आपकी बर्नआउट हो चुकी है, वो टायर्ड हो चुकी है आपके स्ट्रेस के कारण, वो अब मैसेज ही नहीं भेज रही। तो अब बताओ, तो वो कहता सर फिर ये तो गड़बड़ होगी, पर वो कोई आदमी कहता कि फला चूर्ण खा लो, मन का खा के देख लो। मुझे मिले थे अभी मेरी जो मेरा स्टूडियो है जहां पर जी, वहां पर पार्क में एक आदमी मिला, क्या सर पूरा का पूरा डब्बा खा जाता हूँ, कुछ नहीं होता। शुरू में होता था, अब कुछ नहीं, क्योंकि बॉडी तो होगी गड़बड़। तो पहला काम है कि आप अपनी माइंड से 3 चीजों को ठीक कर लें। जैसा आपने कहा कोई टेक्निक बताओ, बता के जाऊंगा जी। पहली चीज है, नंबर 1, आप अपने पेनफुल मेमोरी को, पास्ट को हटा दो। कैसे सर, कैसे? वो मैं टेक्निक बता सकता हूँ कैसे हटाएं। हाँ कैसे, इतनों को है। हाँ तो अगर आपके पास 10 में से मैं कह रहा हूँ 9 भी नहीं, 10 के 10 को है, मुझे भी तो वही थी। अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा पेनफुल मेमोरी है तो मैं टेक्निक बता देता हूँ अभी। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स जी, 5 से 7 मिनट लगेंगी। उसे 2 बार रिपीट कर लीजिएगा और टक से हो गई। उसके बाद लिख देना आप, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, आप कमेंट में लिखना कि भाई मैंने ये टेक्निक करी थी और मेरे पास एक ब्रेकअप पड़ा है, या कोई कोई एक्सीडेंट पड़ा है जो मुझे तंग करता है, या मुझे किसी ने थप्पड़ मारा था बचपन में, या किसी ने मेरे साथ अब्यूज करी है, फिजिकल या इमोशनल या मेंटल, या सोशल अब्यूज हुई है, मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ है, मुझे कोई मेरे ऊपर किसी ने गलत तरीके से मुझे ट्रीट किया है। अगर आपके पास कोई मेमोरी पड़ी है, वो तो तंग कर रही है आपके पूरे के पूरे सिस्टम को और आपको पता भी नहीं है, और आप खाली दवाई से ठीक, बीमारी तो इनसाइड आउट है और आप ठीक कर रहे हैं आउटसाइड इन। मैं कह रहा हूं इनसाइड आउट ठीक करो। आपने कहा कैसे करें, बता दूं जी। 5 मिनट के लिए सब लोग करिएगा और
अगर आपको रिजल्ट आ रहा है या आपका क्या रहा, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है जी? और कमेंट आप मुझे भेजिएगा, और अगर किसी की नहीं बची तो आप मुझे दोबारा फ़ोन करिएगा सर, मुझे फिर बुलाइएगा, मैं फिर आने को तैयार हूँ। ठीक है। सबसे पहला काम है कि जो भी आपके पास मेमोरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मेमोरी थी बचपन की, जहाँ पर एक बहुत पेनफुल मेमोरी थी, ग्रीफ़ था, ठीक है ना? फैमिली में कोई जो प्राइम मेंबर था, ठीक है ना? आई लॉस्ट हिम। तो वो एक पर्टिकुलर सीन मुझे बहुत तंग करता था, उसकी वजह से मैं पूरी रात जागा करता था। बचपन की बात है, 12 साल की उम्र की, जो 30 साल में मैंने ठीक करा, और 1 हफ्ते के अंदर मेरी बीमारियाँ ठीक होने लगी थी। हफ्ता भर नहीं लगा था सर, मैं आज ही बताऊँ। पहला काम करेंगे, आप सीधे बैठेंगे और सीधे बैठकर अपनी स्पाइन को, कमर आई मीन रीढ़ को सीधा करेंगे। उसके बाद इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, भले ही इमेजिन करना है इमेजिन। कुछ नहीं। सीधे बैठकर इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक ग्लास वॉल है, 10-15 फीट की दूरी पर। ठीक है। ग्लास वॉल का मतलब है ट्रांसपेरेंट ग्लास जी, वॉल। जी। उसके परे इमेजिन करेंगे कि 10-15 फीट के परे, ग्लास वॉल के परे एक टेबल रखी हुई है, कोई भी लकड़ी, स्टूल ग्लास की, और उसके ऊपर एक एलसीडी रखा है या एलईडी रखा है या टीवी रखा है, और उसका रिमोट कंट्रोल ही है। पहला काम करेंगे सब लोग कंधे सीधे करते हुए, भले ही आप आँख खुली रखें, आँख बंद करें, आप पहला बटन दबाएँगे और इमेजिन करेंगे उस मेमोरी को आपने शिफ्ट कर दिया है टीवी स्क्रीन में। ये 2-3 बार करना होगा। कई बार ऐसा लगेगा फिर यहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। 2-3 बार करना है, भले वो यहीं दिखाई दे। माइंड ने उसका पहला काम कर लिया, क्योंकि माइंड तो आपकी कमांड को लेता है। जी। अगर नहीं हो रहा तो इमेजिन करें कि आपने टीवी के साथ, रबर बैंड के साथ ये मेमोरी बाँध दी, 1, 2, 3 और शिफ्ट कर दी। हुँ। और अब आप जैसे कहानी बताते हो कि जी मैं वहाँ गया, उसने मुझे मारा, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक मूवी में दिखाई दे रही है। हुँ। मूवी में 3-4 सीन ऐसे होते हैं विराट, जो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। सही बात। एक सीन बड़ा पॉपुलर होता है, हुँ। जो दिल पर लगता है। हुँ। ये उसने कैसे कर दिया, हुँ। ठीक है ना? वो सीन, तो वही पेन क्रिएट करता है। जी। तो जो भी सीन है उसमें 2, 3, 4 जो भी है, पहला काम कर दिया। अब दूसरा काम करेंगे कि आप एक बटन और दबाओ और इमेजिन करो कि आपने टीवी के वॉल्यूम को 10, 9, 6, 5, 4, 3, 1, 0 पर कर फिक्स दिया। कर दिया। मतलब 10 से उल्टी उल्टी काउंटिंग। करनी है, जैसे गिनती के जैसे हम घटाते हैं अपने जैसे 10, वॉल्यूम 9, वाली 8, जो 7, लाइन 6, आती है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 1। तो अब म्यूट कर दिया अपने टीवी को और इमेजिन करो कि वो जो म्यूट करने वाला जो सिग्नल आता है, आइकन आता है स्पीकर का, वो भी क्रॉस हो गया है। अब आप दोबारा उसमें मूवी को देखो आँख बंद करके और इमेजिन करो वहाँ सन्नाटा छा चुका है। किसी ने आपको कुछ बोला था, उसके होंठ हिल रहे हैं। आस-पास की कोई साउंड थी, कोई कराई थी, कोई शाउट थी, कोई व्हिसिल थी, कुछ भी नहीं है, इमेजिन करो। सिर्फ़ लिप सिंक हो रही है। बस लिस्पिंग हो रही है और आस-पास की आवाज़ें चली गई हैं। आपका माइंड विदिन 5 सेकंड धीरे-धीरे उन आवाज़ों को कम करेगा। 1-2 फिर आवाज़ उभरेगी, फिर उसे भी कम करो, फिर उभरेगी, फिर कम करो। अगले 30-40 सेकंड तक उस आवाज़ को कम करते रहो। कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो, जब वो सन्नाटे की तरह आ जाए। अगर नहीं हो पा रही तो इमेजिन करें कि आपने कानों में रुई डाल ली है या आपने स्पीकर ज़ीरो कर दिए हैं, निकाल कर फेंक दिए हैं इस टीवी के, ठीक है ना? जब ये आवाज़ खत्म हो जाए, अब तीसरा काम करना है जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा और पाँचवाँ। अगला काम ये करना है कि इमेजिन करो कि आपने टीवी के एक बटन को और दबाया और इमेजिन करो कि सारी की सारी जो मूवी है, उसमें जितने भी कलर आपको दिख रहे थे, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट हैं, पुरानी फ़िल्मों की तरह। आपने इमेजिन करो कि टीवी को, उसके कलर्स को डल करना शुरू कर दिया, ज़ीरो पर ले आए और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। किसी की आँखें लाल दिखाई दे रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट, चेहरा लाल, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कपड़े थे, ब्लैक एंड व्हाइट, पीछे की दीवार थी, ब्लैक एंड व्हाइट। इसे 2 या 3 बार ब्लैक एंड व्हाइट करो। अब लास्ट वाला काम करना है कि उसमें देखो कौन-कौन से सीन तुम्हें तंग कर रहे हैं। सीन की कई बार कोई सीक्वेंस नहीं होती, जी, कभी जी। वो याद आ रहा है, कभी वो वो याद आ याद रहा आ है, रहा है। ठीक है ना? तो आपको बटन दबाना है और इमेजिन करना है कि जो भी सीन आपको आ रहा है, टक से उसे फ्रीज कर दिया। कोई आपकी तरफ भाग रहा था, वो भागते हुए रुक गया, ठीक है ना? किसी ने मुँह खोला था, वो खुला है, ठीक है ना? किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया था, वो वहीं रुक गया। आपने की तरफ गले आया था, ये रुक गया। तो कई बार जो मूवमेंट है उसके कई बार सीन तोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? और अब ये सारे के सारे इमेजिन करो कि जैसे टीवी पर आपने ज़ूम के फ़ोटो आ जाते हैं ना जैसे, जी। उसी तरह से टीवी में आपने फिक्स कर दिए। कुछ ऊपर कर दिए 3-4, कुछ बीच में, कुछ नीचे, कुछ लेफ्ट अप, कुछ राइट अप, कुछ साउंड में, ठीक है ना? अब आपके पास ये सारे के सारे सीन ब्लैक एंड व्हाइट है, रुके हुए हैं और इनमें कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ नहीं। अगर है तो एक बार और कर लो। और फाइनल एक काम करना, इमेजिन करो कि आप दीवार आई मीन ग्लास वॉल के बगल से जाते हुए आपके पास एक रबर है, वही पेंसिल का लिखा जिससे मिटाया करते थे, और उससे सब मिटा रहे हो। कुछ और नए सीन आ रहे हैं, उन्हें मिटाते रहो और हाथ को ऐसे करना है जैसे तेज से।
जैसे ही जितना तेज से ये हाथ करेंगे उतना ही तेज से मिटेगा। इसे लॉजिकली नहीं करना, कभी एक्स ऐसे बना के ऐसे करना, कभी 8 बना के, कभी के गोल बना के, कभी मिटाओ इनको, मिटाओ और मिटाओ और मिटाओ मिटाओ, ऐसा लगेगा कि कई बार वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनको फिर मिटाओ मिटाओ मिटाओ, ठीक है ना। अगले 60 सेकेंड आप तक हाथ हिलने हैं, दोनों दोनों हाथों से करो, हटाओ इनको, ठीक है ना। और अब आप इमेजिन करो कि आके बैठ गए हो, अब आपका टीवी ब्लैंक हो गया है, फाइनली एक बटन दबाओ और इमेजिन करो टीवी इज फ्लाइंग इनटू द स्काई, ये उड़ रहा है आकाश में, टकराकर ये जीरो हो गया है सूरज के साथ। और अब आप एक बटन दबाकर गिलास वॉल हटा दो और इमेजिन करो कि यहाँ पर आप अपने हंसते हुए किसी मोमेंट को याद कर रहे हो। नए साल पर हंसे थे, दिवाली होली पर हंसे थे, ईद मिलन किया था, कोई और अपना पतंग उड़ाई थी मकर संक्रांति को, या फिर आपने कोई पार्टी करी थी, और बढ़िया सा गाना सुनो दलेर मेहंदी का, हो जाएगी बल्ले बल्ले, और बस उसके बाद आंखें खोलो और देखो अब कितना बचा है। सडनली आप कहोगे सर ये तो मेमोरी ही नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही अगर आपकी ये 10 में से 5 हो गई तो ये मेमोरी कभी तंग नहीं करेगी जीवन भर के लिए, यानी कि दोबारा करनी है, ये कभी नहीं आई। अगर अभी 6 7 8 है तो या तो कोई कलर बाकी है, या कोई साउंड बाकी है, या कोई मूवमेंट बाकी है। विराट, मूवमेंट इज द मेन थिंग। वो स्टिल नहीं हुआ अभी, वो स्टिल नहीं हुआ, हाँ, वो फ्रीज नहीं करा अभी फ्रीज मूवमेंट, नहीं हुआ। ठीक है ना। उसे एक बार और कर लो। भाई साहब तुम कोई सा भी किसी का ब्रेकअप का हो, किसी ने तंग किया हो, किसी ने गाली दी हो, आप करके तो देखो। ये टेक्निक मैंने सर 1992 में बना दी थी, और आज ये टेक्निक हर आदमी कराता है और ये मान लेता है ठीक है सर ये मैंने बनाई थी सर। इसको लोग टीवी टेक्निक के नाम से जानते हैं, एलईडी के नाम से जानते हैं, और मैं कहता हूं करवाओ यार, किसी का भला होना चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं आपसे परमिशन लेकर। नहीं नहीं प्लीज सर, आपको परमिशन की जरूरत थोड़ी है सर, हमको परमिशन की जरूरत है आपसे कुछ। अगर आपके पास दोस्तों, दिल से कह रहा हूं आज, अगर आपके पास कोई भी बीमारी आई है, चाहे वो आपका माइग्रेन हो, चाहे वो कमर में बॉडी में दर्द है, चाहे वो आपका पेट खराब हो गया अचानक तब से है, आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को वो बीमारी होगी जो जिसका नाम सी से शुरू होता है, ठीक है ना, कोई और बीमारी आप पाले बैठे हैं, गोइंग टू द टाइम जब ये बीमारी शुरू हुई थी, और उस समय से पहले या उस समय के दौरान देखो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले आप किसी ऐसे तनाव से गुजरे थे जो आपके जीवन में वो घटनाएं चल रही थी और आप हैंडल नहीं कर पाए, और आपकी बॉडी ने घुटने टेक दिए। भैया उस मेमोरी को जाकर बीच बीच में से कुछ सीन उठाओ और अगले 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक 20 मिनट अपने साथ बैठ जाओ। बैठ जाते हो यार तुम टीवी के सामने, बैठ जाते हो अंधेरे में मूवी देखने कि वो हीरो बढ़िया हुआ, कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा, ठीक है ना, हाल तो कोई की तो हो भी नहीं रही जिनके तुम फैन हो। भैया अपने साथ बैठ जाओ और उस समय में जाकर किसी ने तुम्हें गाली दी है, मिटाओ, किसी ने आपको धक्का मारा है, रोक दो, किसी ने आपको शब्द बोले हैं, म्यूट कर दो, और अपनी उन म्यूट करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर 5-7 मेमोरी आपको ऐसी मिलेंगी जो लोगों को बीमार कर रही है, एंग्जाइटी दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं, ओसीडी दे रही हैं, और आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड इन गोली खा रहे हो। बीमारी कहाँ है, इनसाइड आउट है। ठीक बात। ऐसा करके देखो, अभी करके देख लो, बस 2 बार करनी पड़ेगी मैक्सिमम, बड़े से बड़ा गिरी फट जाएगा। पहला काम ये कर लो, अपना पास्ट हटा लो। भूत का, काल का भूत है ये, भूतकाल। सही बात है सर, ठीक है ना, इसी का बोझ लिए घूम रहे। कबीर दास का एक भजन है ना, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। इसका मतलब ये है कि हे इग्नोरेंट माइंड, ये तुमने बिना मतलब ये क्लटर भर रखा ना, इसे सोच समझ के बाहर, क्योंकि ये तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। और जिनके पास ये पेनफुल मेमोरी है ना विराट, कई बार इनके सिर यहाँ पे कहते हैं सर ऐसा लगता है स्काल्प दुख रहा है, कुछ लोगों का सर कंधे ऐसा लगता है टूट रहे हैं, कुछ लोग सर गर्दन में पीछे दर्द रहता है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, पेनफुल मेमोरी का बोझ लिए घूम रहे हो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ सर ऐसा करके देखो, सोचोगे एक टेक्निक से आपको लाइफ मिल सकती है। मुझे तो भाई मिल गई थी, उसके बाद तो मैंने 300 टेक्निक बना रखी, 300 में से 15 भी नहीं कराता हूँ मैं अपनी वर्कशॉप में। लोग कहते सर कितना दोगे, इसमें तो मेरा अगले 2 जन्म सफल हो गए। मतलब अभी 280 आपने संभाल के रखी हुई है, कभी जरूरत संभाल के नहीं रखता हूँ, दे देता हूँ जिसको जो जरूरत पड़ती है, सबसे कहता हूँ और सिखा के आओ। और मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके भाई साहब, एक बार बताऊं मैं आपको विराट, मैं एक बार मुंबई में वर्कशॉप दे रहा था जी, तो अचानक सबको बहुत अच्छा लगा, यार ये तो मैजिक है।
उससे पहले कई बार वो लोग एनएलपी के बारे में पढ़ चुके थे, ले चुके थे उधर ट्रेनिंग। अब जब मैंने देखा तो मैंने दिया, उसको दिया, मैं कहा अनुभव मेरा अलग होगा। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैंने तो फला जगह से भी एनएलपी सीखी थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे का सेंटेंस बताओ। सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? मैंने कहा बस वही फ़र्क है, काका किरण तुम कहोगे तो कुछ पिक्चर नहीं चलेगी, और काका किरण शाहरुख खान कहेगा तो पिक्चर चल जाएगी, बात खत्म। सही बात। इट्स नॉट द कंटेंट, इट्स द डिलीवरी। यस, ये कंटेंट में दम नहीं है भाई साहब, डिलीवरी में है। दम है। तुम गाना गा लो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और ये जैसे टाइम किशोर कुमार का सुनोगे तो मजा अलग आएगा। समझ गए मेरी बात? तो डिलीवरी कौन दे रहा है ये देख लेना। कंटेंट लिए घूम रहे, कंटेंट तो सारे के सारे चैट जीपीटी दे देगा तुम्हें, डिलीवर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। तो जीवन में याद रखिएगा, आप अपने माइंड को पहला काम है चलाना सीखिए। एक टेक्निक आपकी लाइफ बदल सकती है, इससे करके देख लो। मैं मुंबई की बात रह गई थी, मेरे सामने बच्चे बैठा दिए, वहाँ के पार्टिसिपेंट ने कि सर हमारे कॉलोनी में आओ, चैम्बूर में लेके चले गए। बड़ा से एक क्लब था, बड़ी कॉलोनी थी, मेरे पास 30-40 बच्चे थे। उनकी उम्र कितनी रहोगी? तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास मैक्सिमम, पांचवी मुश्किल से होगी। मैं कहा यार इनको क्या सिखाऊं? उनको जैसे कुछ मेमोरी टेक्निक सिखाई। फिर मैंने उनसे कहा चलते हुए कि भैया अगर किसी के पास कोई पेनफुल मेमोरी हो तो बताओ। एक आदमी हंस पड़ा, इनके पास क्या पेनफुल मेमोरी होगी? आपको यकीन नहीं आएंगे, 40 में से 20 लड़कियां थी, एवरीबडी रेज्ड अ हैंड, एवरी गर्ल रेज्ड द हैंड। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पेनफुल मेमोरी है, तीसरी से पांचवी छठी क्लास तक की बच्चों ने, हर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। कैन यू बिलीव इट? कितना पेनफुल होगा मेरे लिए। और थोड़ी देर में लड़कों ने भी, किसी टीचर ने धमकाया, हाँ जी सर, वो बैठ जाता है, बैठ गया ना वो डर। और जैसे ही मैंने ये टेक्निक उन बच्चों को कराई, खूब मस्ती के साथ उन्होंने, बच्चे तो बच्चे की तरह ही करेंगे ना, भूल गए कौन बैठा, पूरी तरह से मिटाया, हाँ जी चिल्ला के मिटाओ, या ये से कर चिल्ला के। और जैसे ही वो 10 मिनट के बाद खत्म हुई ये टेक्निक, सब शांत हो गए, सब चुप बैठे थे, पेरेंट्स चुपचाप बैठे थे, बच्चे चुपचाप बैठे थे, सबकी आंख खुल गई, मैं भी चुपचाप सामने खड़ा था। सडनली एक लड़की खड़ी हुई और वो मेरी तरफ को आई और उसने मुझे पैरों से हक कर लिया और मैंने भी उसको किया। और फिर उसने एक ही बात कही, सर यहाँ ना पत्थर रखा हुआ था, देयर वाज अ स्टोन हियर, आज नहीं वो हट गया। उसकी मदर ने मुझे फिर फोन किया कुछ दिन के बाद, वो मेरी स्टूडेंट ही थी, उन्होंने कहा कि सर इसका बिहेवियर ही बदल गया है, पूरा बिहेवियर बदल गया। मतलब आप उनके पत्थर तो हटा नहीं रहे और उनसे कह रहे कि तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो एनएलपी ये मैजिक करती है सर, ये है डिलीवरी। एनएलपी कोई भी पढ़ा रहा है, एनएलपी मैं कहीं से भी सीख लूंगा, इसमें तो बहुत कुछ है। कई बार आप उस डॉक्टर, वही दवाई लिखी जाती है लेकिन डॉक्टर जैसे ही बदलता है आपको रिजल्ट आ जाता है। सर वो कहते हैं ना कि किसी एक की जिंदगी अच्छी कर दो तो आपकी जिंदगी और आपके आने वाला कल अच्छा होगा। Exactly, आपने तो sir. कितनों की करी है सर, और मैं बच्चों कौन की हूं सर करी है करने सर। वाला? ये तो वक्त है, आपने इतने नहीं सवाल नहीं पूछे, सर, मैं आप भी तो उतने ही नहीं नहीं सर, आपने कितने लोगों की जिंदगी चेंज करी होगी, कितने लोगों का पास्ट मिटाया होगा, और हाँ ये कितने टेक्निक तो कितने मैं, लोगों को ठीक किया होगा सर। उनकी जो दुआएं हैं, थैंक यू वेरी मच। मतलब वो तो सर, मतलब वो काउंट नहीं हो सकती, ये इसकी काउंटिंग ही नहीं है। मैं इसी पे एक सवाल पूछूंगा सर, आपने बताया कि हम स्ट्रेस को हटा सकते हैं, कोई पास्ट हमारा एक्सपीरियंस बुरा है उसे हील कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बुरी आदतें हैं उसको हम एनएलपी से कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपके पास कोई बुरी आदत नहीं है, दे आर द रेस्पॉन्स ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। कैसे सर? फिर वही वाली बात है, अगर आपके पास कोबरा आएगा तो आप भाग क्यों रहे हो, जबकि आपका रेस्पॉन्स तो ये होना चाहिए शांत बैठो एक योगी की तरह। अरे भाई तुम्हारे माइंड के अंदर आपको ये नहीं पता कि राइट बिहेवियर क्या था, वो प्लांट नहीं हुआ। और आपके माइंड की एक खास बात है कि वो अगर उसके पास, याद रखिएगा, कभी खाली नहीं होता आपका ब्रेन, वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जब आपके पास अच्छे विचार नहीं होते, ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं, आपके बाग की तरह। आपके बाग में अगर याद रखिएगा, अगर आपने मनपसंद पौधे नहीं लगाए तो झाड़ झंकाड़ अपने आप उगाते हैं, उसकी आप तैयारी नहीं करते। यही बिल्कुल आपका माइंड है। अगर आपने वहां पर अच्छी आदतें ही इम्प्लांट नहीं की, वहां पर आपने अपनी सेल्फ इमेज को ही बढ़िया नहीं डाला, वहां पर आपने अपने अच्छे रिवार्ड्स को इम्प्लांट नहीं किया, तो याद रखिएगा वो अपने आप डाल देगा फिर बेकार वाले। और जो 2-4 अच्छे आ रहे हैं बस वो भाई चांस ही आ रहे हैं। सर इस पर मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमारी जो बुरी आदतें कैसे ठीक करें। हर आदमी अपने आप को कोसता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में वो नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, अपने आप को हार्ड टॉक्स देता है, और हार्ड टॉक्स देने के चक्कर में उसकी लाइफ और ख़राब होती है। तो ये बुरी आदतें और हार्ड टॉक से कैसे बचा जाए? इससे पहला काम है कि सबसे पहले आपको अपने आउटकम को क्लियर होना चाहिए। आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं सर मुझे कैंसर है,
कौन सी टेक्निक लगाऊं? मैंने कहा तुम कोई भी नहीं लिख सकती। तुम, अगर मैं आपको कहूं कि जीवन में, मैं अक्सर एक एग्जाम्पल को देता हूं तो सारे ट्रेनर उसे ही दे रहे हैं, पर मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहले मैं ही लेकर आया था इस एग्जाम्पल को। जी। आपके कमरे में अंधेरा है, सर मेरे कमरे के अंधेरे को बाहर निकाल दो, है कोई टेक्निक बाहर निकालने की? नहीं। अगर मैं कहूं कि 25 पैसे की मोमबत्ती ले मांग लेते। हम्म, इस कमरे के अंधेरे को ठीक करने के लिए आप क्या मांगना था? आप ये कहते हैं राम सर मुझे 25 पैसे की एक मोमबत्ती ला के दे दो, अभी मैं बाहर जाके ले आऊंगा कहीं से ना कहीं से। हम्म, यस और नो, अंधेरा खत्म हो गया। पर आप जीवन भर इस अंधेरे को बाहर निकालने की बात कर रहे हो। हम्म, तो जीवन में गड़बड़ ये होगी कि जो चीज एग्जिस्ट ने, याद रखिएगा, अंधेरा कुछ नहीं है, वहां रोशनी की कमी है। जिस रोशनी तरह से नहीं। कुआं कुछ वर्ड नहीं है, कुआं, वेल, वहां पर कुछ नहीं है, इसलिए वो कुआं है। इसलिए वो कुआं है। गोट माई पॉइंट। आपका डर नहीं है, असलियत में वहां पर कॉन्फिडेंस के पैटर्न गायब है, इसलिए वो डर है, कुआं बन गया। आपके पास गरीबी नहीं है, याद रखिएगा। बेसिकली आपको अमीरी के पैटर्न बनने ही नहीं दे सोसाइटी ने बचपन से। आपके पास बीमारी नहीं है, बेसिकली आपके पास हेल्थ के पैटर्न की कमी है। आपके पास बुरी आदतें नहीं है, असलियत में आपके पास रेलेवेंट और अच्छी आदतों के लिए मोटिवेशन या इम्प्रिंट नहीं है। गड़बड़ ये हो गई। तो बेसिकली जब आप ये कहते हैं मैं अपने काम में फंसा रहता हूं, नहीं, आप अपने काम में फंसे नहीं रहते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में फंसे थे और अचानक आपकी किचन से आवाज आई, बच्चे का हाथ जल गया, फिर क्या होता है? उछल के पड़ते हो ना। इस समय आपके पास एक आउटकम है। तो जीवन में याद रखिएगा, आपका माइंड और बॉडी जब भी रेस्पॉन्स देंगे वो आउटकम पर देंगे। और आप आजकल क्या हो रहा, हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और बस उसे ही सुनते 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 उसी के आदी हो गए और 20 साल से सुन रहे। मोटिवेशन की कहां जरूरत पड़ती है? अगर आपका बच्चे को इस समय पेन है, आप सुनोगे क्या मोटिवेशनल के? भाई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो तभी मैं बच्चों को नहीं, वो तो फीलिंग आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशन, ये दो तो 21st सेंचुरी के बेकार के वर्ड हैं, दोनों के दोनों। भाई मेरे सामने इस टाइम कोबरा, मेरे अंदर एक मोमेंट चल रहा है और मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। सर पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, क्या हो जाऊं? मेरा बीपी 120 की जगह अगर 220 हो गया तो मैं क्या पॉजिटिवनेस लगाऊं? ठीक बात। उस समय आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना माइंड को कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। और ये इट कैन बी डन, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, मात्र एंजाइटी है जो आपकी बॉडी परसीव कर चुकी है और उसे कभी भी डिसएम्पावर किया जा सकता है। दिस इज व्हाट एनएलपी डू। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं एनएलपी पढ़ाते पढ़ाते उसको भी पीछे छोड़ गया। एनएलपी 2.0 पढ़ाता हूं मैं अब, जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाता हूं, हार्ट कॉन्शियसनेस पढ़ाता हूं, फ्रंटल लोब का एक्टिवेशन पढ़ाता हूं, जेनेटिक कोड्स पढ़ाता हूं, एंजियोजेनेसिस पढ़ाता हूं कि कैसे बॉडी आपके ब्लड वेसल्स को बनाती है, स्टेम सेल का एक्टिवेशन पढ़ाता हूं कि आपकी जो स्टेम सेल है जो आपको रीजनरेट करती हैं वो कैसे रीजनरेट करेंगे एनएलपी के द्वारा। ऐसे थोड़ा ही लोग दीवाने हो जाते हैं सर। और उसके बाद मेरा नंबर रहता है हर एक के पास, फोन करो मुझे, जब भी कोई प्रॉब्लम है फोन करो। मैं वो ट्रेनर नहीं हूं। मैं तो फैन हो गया हूं सर आपको बात करके आपसे। 20 से 25 हजार लोगों के पास मेरा फोन नंबर है, बाकी लोग ढूंढ लेते हैं नेट पे कहीं ना कहीं। ठीक है ना। कई बार वो कहते हैं सर वो तो ऐसा रखते हैं कि वो फोन नहीं कर सकते सर को। मैंने कहा इसीलिए कि वो जो सवाल आएगा उसे जवाब देने के लिए मादा चाहिए। ये गर्व की बात, गर्व से कह रहा हूँ, घमंड से बिल्कुल नहीं। ऊपर वाले से डरता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, मिट्टी में खेलता हूँ। सर अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? क्योंकि बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। सोच तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन वो जब डिलीवर करने की बारी आती है तो नहीं हो पाता। तो अगर मैं एनएलपी की टेक्निक ही बताऊं या तो मैं कहूं कि कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, हम के डर से का सामना करो और ये करो, वो तो मैं नहीं करूंगा। जी जी। तो मैं टेक्निक बता देता हूँ। ठीक है ना। अब 300, ये तो 300 से के परे की है, ये बचपन की थी जब हम बच्चों को करा करते थे 2002 में 1 में जब बच्चों को कराया करते थे। बेसिकली कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है आपके पास। आपके पास माइंड के पास वो पैटर्न ही नहीं है, जब वो उस मोमेंट में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा। जी बिल्कुल। गोट माई पॉइंट। बिल्कुल ठीक भाई आपको कार चलानी आती है, आपको कॉन्फिडेंस की कहाँ कमी है, लेकिन आपको अगर हेलीकॉप्टर नहीं चलाना आता और आपकी फैमिली पीछे बैठी है और कहते उड़ाओ, तब तो उड़ेगा। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस इज सब्जेक्टिव एंड फ्रेम बेस्ड। जी। इस फ्रेम में कॉन्फिडेंस है, इसमें नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। एक आदमी है वो 100 आदमियों से डर लेता है, लेकिन वो कहता है कि यार यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। मैं 100 लोगों से मारपीट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे इंटरव्यू देने जाता हूँ मेरा 3 बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। इमेजिन करिए
कि आपके सामने आप एक होम थिएटर में बैठे हुए हैं। पहला जी। रूल, पहला फ्रेम आ गया क्लियर। आपका अपना एक होम थिएटर है जिसमें सामने एक सिल्वर स्क्रीन है, ठीक है? और आप आराम से बैठे हुए हैं। अब पहला सीन बनाइए कि किस जगह पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस फ्रेम वाइज होता है, जी। ठीक है ना? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूं और मैं रेलवे ट्रैक पे बैठूंगा, अब मुझे डर ना लगे, तो ये बेवकूफी है। जी। लेकिन आपको कहीं जहां डर नहीं चाहिए था, आप स्टेज पर कोई मार नहीं रहा, फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हुँ। आप नए लोगों से बात नहीं कर रहे, आपको आई मीन कैमरे के सामने नहीं आ रहे हो, ठीक है ना? 4 लोगों के सामने बोला नहीं जा रहा, ये यहाँ पर तो कोई आपको खतरा नहीं। तो ये बेसिकली गलत है। लेकिन अगर आपको रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन आ रही है, डर 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 लग रहा है, तो ये बिल्कुल डर सही है। डर सही है। द फियर इज़ वेरी गुड फ्रेंड, हुँ। फोबिया इज़ द एनिमी। एनिमी। तो आपको कुछ नहीं करना, इमेजिन करें कि अब आपके सामने जो आई मीन सिल्वर स्क्रीन है, आई मीन विराट, वहाँ पर इमेजिन करिए कि किस आदमी को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है? हुँ। मान लेते हैं वो, आप कहते हैं जी मेरे सामने रोल मैं आपको मॉडल ही है, मानता हूँ सर, चलिए। ठीक है। तो जी। आप इमेजिन करें कि वहाँ पर एक राम वर्मा है, जी। वो इस काम को कैसे करेंगे? जी। ठीक है ना? वो एकदम से आएँगे, ये पहला सीन आ गया, वो माइक पर जाएँगे और हँसेंगे, ये दूसरा सीन आ गया, तीसरा कहेंगे बढ़िया तरीके से वो अब बातें कर रहे हैं, फिर उनके लिए तालियाँ बज रही हैं, फिर उनको लोग आगे बुला रहे हैं और एंड खत्म हो गया, ठीक है ना? तो मैंने एक मेंटल मूवी बना ली, इसे मैं 3-4 बार रिहर्सल करूँ यहीं बैठे हुए। पहला सीन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, हुँ। ठीक है ना? याद रखिएगा, ये जी। क्रिकेटर्स और एक्टर्स इसको लागू करते हैं अभी भी, जी। जी। इसीलिए क्रिकेटर्स को पुरानी मूवी दिखाई जाती है जब वो जी। खेल रहे थे। जी, जी। तो वो अपने ही रोल मॉडल, ठीक है ना? इससे नई-नई चीज़ें भी सीखते हैं, ये न्यू बी जनरेट बिहेवियर जनरेटर भी है। तो नए तो आपने एक कैरेक्टर लिया और अब आपने कहा कि मुझे पूरा याद हो गया। पहला सीन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। हुँ। तो 4 सीन में आपने के ले लिया जी। कि कैसे वो, ठीक है ना? मान लेते हैं आप कह रहे पब्लिक स्पीकिंग, तो राम वर्मा अंदर जा रहे हैं, माइक ले रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, और वो बाहर आने से पहले कह रहे हैं ओके थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। लोग कह रहे हैं वंस मोर स्पीक मोर, बाहर आकर वो सेल्फी भी दे रहे हैं। यही तो होगा ना? जी। पूरी इस पिक्चर को बना लो। अब तक आपने इस पिक्चर को बना लिया। अब एक काम करो, इमेजिन करो यहाँ से आप उठकर पहले सीन में एंटर कर रहे हो और मर्ज कर रहे हो। नाउ यू बिकम राम वर्मा, हुँ। ठीक है ना? हुँ। एंड नाउ फील दैट यू आर डूइंग इट। इसे 30 से 40 बार कर लो। असलियत में आपके माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है ना? अब तक आपका माइंड 15 बार पहले और 20 बार अब, 35 बार इस मोमेंट को जी चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके पास मेमोरी बन गई ना, उसके बन बाद गई, पैटर्न बन गया ना, बन गया। कॉन्फिडेंस आ गया। एंड कॉन्फिडेंस आ गया। तो बेसिकली हम वहां डरते हैं जहां हमारे लिए अननोन होती है सिचुएशन, उस सिचुएशन को नोन बना लो ना। प्रॉब्लम याद रखेगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, कई बार मुझे ऐसे लोग मिलता है कि सर मेरा परिवार टूटने के कगार पर है और मुझे ईडी की बीमारी है, यानी कि वो फैमिली जो एक्टिविटी होती है, जी। और मैं उससे कहता हूँ कि यार ये कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं। पहले से डरा बैठा है, तेरे अंदर क्या पिक्चर आ रही है दैट आई विल फेल एंड आई वंस अगेन मैं एम्ब्रेस्ड हो जाऊंगा, शेम आएगी, गिल्ट आएगी। मैंने कहा अभी बैठ, कंधे सीधे कर और इस मूवी को वहां देख। सर पर वहां तो मैं फेल हो रहा हूं, सी समबडी जिसको ये तुम मानते हो कि वो फेल नहीं हो रहा है, ठीक है ना? उसकी पिक्चर को 30 बार देख, 30 बार देख, देखता रहे, 30 से 40 बार देख, इसमें एंटर कर, उस एक्टिविटी को तू 30 से 40 बार आई मीन एक्सपीरियंस रिप्लेस कर। कर दे अपने आप अब को। 60 से 70 बार क्या हो रहा है, आई हैव डन इट। आई हैव डन इट। तो माइंड तो इमीडिएटली परसीव कर लिया और माइंड के साथ बॉडी एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। कर देगी। इट्स वेरी इजी। लेकिन क्या करते हैं बाकी ट्रेनर, गड़बड़ क्या होती है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन दिल से बोलना यार, क्या जी। बोल, नहीं, नहीं, बिल्कुल बोलिए सर आप। क्या कहीं को छुपाऊं मैं अब, 66 साल का तो उम्र, ये तो खुल ही चुका, तो उम्र जितनी बच रही है वो तो मस्ती के साथ जीनी ना। जी। गड़बड़ ये है वो अपने से करवाते हैं कि तुम ये इमेजिन करो कि तुम इस काम को कर रहे हो, और वहां पे डाउट आ जाता है। हुँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपने साथ ना करो, बिकॉज वहां तो तुम तो फेल हो चुके हो कई बार। हुँ। माइंड कहता तू तो फेलियर है, तू कैसे कर लेगा। हुँ। वहां पर अदर यू में जाना है, दूसरा कोई आदमी बनाओ जो हुँ। रोल मॉडल है। इसे ही हम रोल मॉडल तो तभी कहते हैं ना कि रोल मॉडल को देखो, रोल मॉडल। क्योंकि स्वयं को देखोगे तो वहां तो डाउट आ गया। इतना सा काम करना है, भाई इतना ही तो है। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ईजी है, भाई सारी टेक्निक इतनी ईजी है, चाहे आप किसी बीमारी को ठीक कर लो, चाहे किसी डिप्रेशन को। तो आपने बहुत इजी से, बहुत आसान शब्दों में बताइए सर। सर मेरा पहला काम लोग होता है, कर नहीं पा रहे हैं फिर भी। मैं जितनी किताबें पढ़ता हूँ सर, उस किताब को पढ़ने के बाद
मेरी टीम जानती है और मैं जानता हूँ और मेरे स्टूडेंट जानते हैं। और मैं उसे देखने के बाद एक आंखें बंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव का जो लास्ट आदमी है ना, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने कभी टीवी नहीं देखा, ठीक है ना, मेरे पिताजी की उम्र के लोग अभी भी जिंदा हैं एक दो, और वो मैं उनको अपने सामने बैठाता हूँ और वो मुझसे एक ही बात कह करते, मुझे भी है, अब तू बता के करेगा। मैं मुझे फन करने वाला हूँ, तू बता अब क्या करेगा। तो मैं ये सोचता था कि मुझे ये एनएलपी के टर्म नहीं चाहिए वहां पर, उसका काम है कि वो अपनी परेशानी से निकल जाए। निकल तो जाए। मैं उसे दिखा दूंगा, अगर वो मेरी बात को समझ रहा है तो मेरी जीत है, वरना मैं फेल हूं। फिर मेरे मेंटोर ने एक ही बात बताई थी कि जिस दिन तुम बातें करके लोगों के पास आपने खत्म करी बातें और लोग तुम्हें आकर कहें तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तो उस दिन आपको अपने लिए 0 नंबर देने हैं। जब लोग तुम्हें ये कहें तुम तो बहुत अच्छा बोलते बोलते हो, हो। अरे जी। तुम तो बहुत इंप्रेसिव हो, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान है, अपने आप को 0 नंबर देना। और जिस दिन लोग ये कहें तुम्हें सुनकर सुकून मिला है, तुम 10 में से 100 नंबर देना, तो तुम्हारा काम है सुकून देना, इंप्रेस करना नहीं, सही बात है। स्टाइल मार के बोलना, ये हाथ फेंक के बोलना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग करते हैं ऐसे। दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, बात खत्म है। सही बात है। ठीक है ना। एक आदमी ने कहा, राम सर, लोगों की बातें कुछ अपने थे, उनकी बातें दिल पर घाव करे बैठी हैं। मैंने कहा आंख बंद कर, इमेजिन कर घाव का रंग क्या है। उसने कहा सर ऐसा लग रहा पस पड़ चुकी है। कौन सा कलर है? वाइट है सर। ऑफ वाइट है। बाकी बॉडी का कलर क्या है? सर पिंक है। मैंने कहा इमेजिन कर पिंक कलर का शावर पड़ रहा और उसे धोता रहे। 15 मिनट के अंदर वुंड वाज ओवर। उसने कहा सर यहाँ दुखता था, खत्म हो गया, कभी करके देख लेना। एक आदमी ने जब बड़ौदा में उसने कहा कि राम सर मैं उसी शहर का हूँ जहाँ से आप आए हो, मुजफ्फरनगर जिले का हूँ और यहाँ पैसा कमाने के लिए आया था, पंजाबी आदमी हूँ, दिल से पैसा कमाया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये होगी कि मुझे फोबिया हो गया। फोबिया का मतलब है कि मैं बंद मकान में नहीं सो सकता, मैं मकान को खुले करके सोता हूँ, मैं बाथरूम को बंद नहीं कर सकता, मैं कार में नहीं बैठ सकता, मैं प्लेन में नहीं बैठ सकता, और मैं करोड़ों रुपए का करूं क्या। मैंने कहा ठीक होना चाहता है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा आ जाओ। मैंने उससे बात करनी शुरू करी। शुरू में उसने खिड़की भी खुलवा दी, जबकि खिड़की नहीं होती 5 स्टार होटल में, तो दरवाजा खोल के ही बात जी। करनी पड़ी। और मुझे लगा यार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आज आपको एक रियल कहानी बता रहा हूँ। उसने कहा कि सर ठीक कब करोगे? मैंने कहा ये बताओ होता क्या है? डर लगा तो क्या सर, ये होता है वो होता है। मैंने कहा और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? अचानक उसने कहा सर ऐसा लग रहा है यहाँ कोई मुझे उसको होता है ना, पेचकस पेचकस मार रहा है। पेचकस मार रहा है। मैंने कहा किस साइड में? सर इस साइड में। और उसने ऐसे जो करा, मैं कहा आँख खोल ले। सर 15 मिनट तक मैं उसको एंकर किया। एंकर का मतलब होता है, एक टेक्निक होती है कि गोइंग टू द टाइम, जब आप जी। पूरी तरह से हेल्दी थे, उसका कंधा पकड़ा और मैंने कहा इस हाथ को यूज कर, इस पेचकस को निकाल आज, उस आदमी के हाथ तोड़ दे जो मार रहा है। उसने ऐसे करना शुरू किया। सर आधे घंटे के बाद मैंने कहा इसमें से यहाँ पर हाथ फेर, हनी लाइक प्रोडक्ट लगा। उसके अलावा मैंने 2-3 एक्सरसाइज और कराई। करीब 1.5 घंटा हो गया उस बच्चे को। लड़का ही था, जवान, मेरे लिए तो छोटा ही था, बेटे की उम्र खत्म। जी। उसने कहा राम सर पहली बार ऐसा लगा, मेरी आंखों का विजन बढ़ गया है और ऐसा लग रहा कि मैं ठीक हो गया हूं। मैंने कहा ऐसे नहीं बात चलेगी, बाथरूम जा, दरवाजा बंद कर और मैं से बाहर से लाइट ऑफ करूंगा। समझ गए सर? कुछ नहीं हुआ। उसने कहा सर हार्ट बीट नहीं बढ़ रही, ठीक है सब कुछ। इतनी देर में लाइफ बदल सकती है। हाँ। और सर मुझे तो पता नहीं क्या क्या बता रखा, तू कभी ठीक नहीं होगा, ये गोली खा वो गोली। वो तो मैंने नहीं खाई, मेरी वाइफ ने नहीं खाने दी। हमारे मुजफ्फरनगर के लोग सीधे सीधे साधे बढ़िया सही लोग हैं, बात है। उन्हें क्या दवाई खाते हैं, हुँ। ये डर क्यों रहे हो, ऐसे कह दिया उन्होंने। वो नहीं खाई। लेकिन उसने कहा सर इतना आसान था। मैंने कहा इतना ही तो आसान है। याद रखिएगा आपका ठीक माइंड से ठीक होना तो एक रात का भी काम नहीं है, बॉडी में बदलाव आने में समय लग जाएगा। लेकिन माइंड से चुटकी हो जाती है। चुटकी, इतना ही तो भाई। आपको डर, कई बार लोग कहते हैं सर हमारा सबकॉन्शियस बेसिकली रिपीट से सीखता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग, रील पड़ी हुई है।
मैं उनसे पूछता हूँ, फोबिया जब तुम्हें आया था ना बंद जगह का, किसी कोचिंग में गए थे? आपको गुस्सा आता है, किसी कोचिंग में गए थे रिपीट करने के लिए? डाउट आ जाता है कि कभी वाइफ पे, कभी हस्बैंड पे, कभी आई मीन अपनी कभी कोचिंग में गए थे? नहीं। 1 सेकंड में रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। जब आपके सामने कोबरा आएगा तो डरोगे। कितनी बार रिपीट करा? इमेजिनेशन में ही आपकी कब कभी छूट जाएगी, पता नहीं क्या है। दुख इस बात का होता है कि यार तुम्हें नॉलेज आई, कम से कम इसको वो मत लो जो तुमने कहीं से भी सुन ली, अप्लाई तो करो। अप्लाई नहीं करते लोग। कितनी बार रिपीट किया आपने कि ये बीमारी होनी चाहिए? कितनी बार रिपीट किया? आपका डीएनए ये 10,000 गलतियां डेली करता है, और 10,000 गलतियों का नतीजा होता है कि हमारे पास अनलिमिटेड कैंसर ट्यूमर बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो इनएक्टिव रहते हैं लाइफ लॉन्ग। कितनी बार रिपीट करने की जरूरत पड़ी इस चीज के लिए? जब आपको चोट लगती है, एकदम से बॉडी वहां पर अपनी नई एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड वेसल्स बनाकर आपको ऑक्सीजन देती है ताकि आप हील हो जाएं। इसकी प्रैक्टिस करी अभी हमने? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आए साए टाए। सुधांशु त्रिवेदी जी का एक वर्ड होता है। दुख इस बात का होता है, दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि इतना आसान है, ये इतना आसान है यार। मैं कर सकता हूं। जब मेरे पास अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं गांव का रहने वाला था, लेकिन बस इतना था कि जज्बा आ गया, बस। और क्या? फर्राटेदार बोलते हैं सर आप इंग्लिश। मुझे नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ। एक चीज पूछूंगा सर, जैसे कुछ लोग हैं उनको एक प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई एक दिक्कत हो गई, या शोल्डर में दर्द हो गया, या बैक में दर्द हो गया, या कुछ हो गया, अब वो रोज उस चीज को रिपीट करते रहते हैं कि यार मेरे बैक में दर्द है, मेरे इधर दर्द है, मेरे इधर दर्द है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा एनएलपी से? देखिए, सिंपल सी बात है, कई बार हमें अपनी मुसीबतों से प्यार हो जाता है। पीपल लव देयर हेल। लोग अपने नर्क को एक मजा लेना जानते हैं। याद रखेगा, जीवन में याद रखेगा, क्योंकि कई बार लोग अपनी नर्क से बाहर नहीं आते। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, दिल पर लगेगी तो याद रखिएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। कहानी मजेदार है, लेकिन ये कहानी अगर आपने सुन ली तो आज मेरे दर्शक फैन हो जाएंगे। बागपत के पास एक गांव है। मैं वहां बचपन में बहुत जाया करता था, होता ना फुआ मामा फूफा के बचपन में जाया करते थे। तो मेरे आप समझ गए 66 का मैं हो गया हूं, तो अगर मैं 10 साल का होगा तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा। ये आप मुझे दूसरा आधार कार्ड दिखाइए जो 36 वाला है। नहीं, तो वहां पर क्या हुआ कि एक बार मैं जब एनएलपी कर रहा था तो पॉपुलैरिटी आने लगी थी, तो बिरादरी में लोग जान चुके थे, जो भी हमारी बिरादरी होती है ना, एक जाति होती है। तो मैंने एक बार उस गांव में जाने का मौका मिला मुझे, अपने उसी गांव में। तो यार मैंने कहा यार इस गली में तो मैं घूमा करता था, मकान बदल गए, फिर भी कोई तो पहचाने गई। तो अचानक मैं उस गली में चला गया जहाँ पर मैं बैठा करता था। वो हमारे रिश्तेदारों के आई मीन कुनबे के लोग थे। तो मैंने देखा यार वो आदमी बैठा हुआ है जिसके साथ हम खेला करते थे बचपन में, पर वो भी बड़ा हो गया। मैंने कहा देखते हैं कि ये पहचानेगा नहीं पहचानेगा। मैंने कहा भाई और कैसे हो? नमस्कार जी। उन्होंने कहा जी नमस्कार, ऐसे ही, कोई मतलब नहीं। तो वो हुआ क्या कि वो 4-5 फीट की गली है। गली के बगल में एक मकान है, जो उसका मकान है, मकान पर एक चबूतरा है जिस पर छोटी सी जगह है जहां पर एक चारपाई आ सकती है और 2 कुर्सियां हैं। अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि लोग बीमार क्यों रहना चाहते हैं कई बार। तो मैंने कहा जी पहचाना नहीं आपने? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जी मैं वो हूँ। उसने कहा अरे आओ यार, काम कमाल है, ये कि वो है, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने व्हाट्सअप खोल के दिखा दिया, वो यूट्यूब। मैंने कहा ये करता हूँ। तो अचानक उसकी वाइफ ने बोला कि जी इनको भी ठीक कर दो। मैंने क्या बीमारी होगी? तो उनकी वाइफ ने कहा जी इन्हें डिप्रेशन हो गया। पहले तो मैं जोर से हंसा। मैंने कहा ये बीमारी यहाँ भी आ गई गाँव में? भाई तुम भी डिप्रेस होने लगे? गाँव का किसान हो यार तुम, डिप्रेशन की क्या बात है? तो वहां पर उसकी वाइफ की मामी या चाची भी आई हुई थी किसी और गांव से, वो भी बैठी थी कि हाँ जी इनको डिप्रेशन रहता है, हमारी बेटी बड़ी परेशान है और ये दामाद भी बड़े परेशान है, आप इनका कुछ करो। तो मैंने कहा अभी कर देता हूं। मैंने कहा उसके कंधे हिला के, मैंने कहा चल खड़ा हो, दौड़ लगा के आएंगे खेत में। अब मैं तो किसान आदमी हूं, दौड़ लगा के आएंगे किसान आई मीन खेत में। उसने कहा ना मेरे पे चला नहीं जाता। ठीक है जी, मैंने कहा चला नहीं जाता, चलो। वो माना ही नहीं। तभी एक कांड हो गया। कांड यह है कि करीब 100 मीटर पीछे एक आवाज आ रही है, बचाओ भागो बचो भागो। और मैंने देखा कि एक पागल कुत्ता गली में भाग रहा है और वो हमारी तरफ को आ रहा है।
उसके मुंह में खून लगा हुआ है और पीछे 5-7 लोग लठ लिए घूम रहे हैं। हमारे एरिया में तो लठ डंडे को लट्ठी कहते हैं। लठ और वो कह रहे हैं बचो भागो काट लेगा, 3 को काट लिया। अब मैं तो अभी उसके चबूतरे पे भी नहीं था, अभी तो गली में ही खड़ा था, चबूतरा ऊंचे होते हैं। जी। और अचानक जो कुत्ता था, अब वो 20 फीट पर करीब 20 फीट पर जैसे रह गया, तो ये आदमी अपनी चारपाई से कूदा, चबूतरे से कूदा नीचे और दौड़ लगाई सरपट, और करीब 100 गज आगे दौड़ लगाते हुए इधर उधर छुप गया। वो कुत्ता भी चला गया, क्योंकि प्रेशर उस पर था, उसने हमें भी अटैक वटैक नहीं किया। ये बेचारा चलता हुआ आके फिर बैठ गया। तो मैं हंसा, मैंने कहा तुम्हें तो डिप्रेशन था भाई, तुम कैसे भाग लिए? तो इनकी वाइफ ने कहा अजी इन्हें कुत्तों का डर है। तो पीछे जो चाची मामी बैठी थी, वो अपनी उनकी पत्नी से बोली कि बेटा तो इसके लिए कुत्ता बन जाए, इसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। इसे कोई डिप्रेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, कई बार हम अपनी मिजरीज को प्यार करने लगते हैं, इसलिए उसे बताने में हमें कई बार सिंपैथी मिलती है। मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो मेरी वाइफ मेरे बच्चे कितना प्यार करेंगे, ठीक हो जाओ जल्दी से, बाहर मत जाओ, अच्छा रजाई लेकर आऊं, अच्छा चाय पियोगे, अच्छा कोई मिलने आया है। और मुझे पता है अगर मैं ठीक हो गया तो 100 रोज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कई बार हम अपनी मिजरीज को पाल लेते हैं। कई बार वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से आ जाती है, ठीक है ना। कई बार हमारे पास पेनफुल मेमोरी रहती है, कई बार हमारे पास ट्रॉमा रहते हैं, कई बार हम अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं देख पाते। इसके कारण बेसिकली हमें ये बीमारियां या ये पैटर्न आ जाते हैं विराट। सर अभी आपने फ्यूचर की बात करी, हम एनएलपी से अपने गोल कैसे सेट कर सकते हैं? पूरी सेटिंग है गोल सेटिंग की। याद रखिएगा आपके पास तीन चीजें हैं। गोल को सेट ही नहीं करना, हमारे यहाँ गोल सेटिंग नहीं होती, हमारे यहाँ गोल आउटकम अचीव अचीवमेंट होता है। होता है। हमारे यहाँ आउटकम अचीवमेंट होता है, ठीक है कैसे ना। सर? आपने गोल सेट कर लिया, कुछ नहीं करा, क्या हो गया? मैंने गोल सेट कर लिया, मैं कुछ करता ही नहीं। मेरा गोल सेट है जी, मैं तो पहले अपना अगले साल वेट ठीक करूंगा, और मैं काम कुछ नहीं कर रहा। तो आउटकम क्या हुआ? तो हमें आउटकम मास्टरी करनी है, न कि गोल सेटिंग करनी है। तो हमारा वर्ल्ड बाहर की बातों से नहीं आता, ठीक है ना। पहली चीज है, आपके पास 3 चीजें हैं। एक है ड्रीमर जो गोल सेट करना चाहता है, उसके 2-3 तरीके हैं। दूसरा है डूअर जो उस काम को कर लेगा। और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि एक गोल बनाओ, काम करो और वो पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा? मेक अ गोल टेक एक्शन, मेक अ गोल टेक एन एक्शन, मेक अ गोल टेक एन एक्शन। और वो यार ये इतना आसान होता तो सिर्फ 2% सफल लोग क्यों हुआ करते? मेक अ गोल के तुम्हारा बीपी ठीक हो जाए, एंड टेक एन एक्शन, क्या करोगे फिर? मेक अ गोल के आप कैंसर ठीक हो जाए, टेक एन एक्शन, फिर बीमार क्यों है लोग? याद रखिएगा ये गलत पढ़ाया जा रहा है। फिर कह रहा हूं सोच समझ के, ये गलत पढ़ाया जा रहा है, और उन लोगों द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है जिनको पढ़ लेना चाहिए कि ये गलत है, और वो पब्लिक को पढ़ा रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को। याद रखिएगा आपके पास तीसरी चीज और भी है, वो है इनर स्टॉपर। आंतरिक एक आदमी रोक रहा है आपको, इसे हम इनर क्रिटिक कहते हैं। समझ गए? जब तक वो नहीं आपको परमिशन देगा, इसीलिए मेटाफोरिकली बता रहा हूं, सांकेतिक रूप से। दोस्तों हो सका है कि आप इससे थोड़ा सा आपको इससे वो ना रखे, इत्तेफाक समझने की कोशिश करें। जब मेरे मेंटोर ने बताया, उन्होंने कहा ये आपका माइंड है, इसको ब्रह्म समझिए, ये क्रिएट कर सकता है किसी भी गोल को, कि कल मुझे व्हाइट हाउस खरीदना है, कल मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है, ये अपना गोल बना लेगा। यस और नो? इसका नाम है ब्रह्म, है क्रिएटर है ये। दूसरा है आपका महेश, यानी कि इसके अंदर तांडव करने की शक्ति है आपके अंदर, कुछ भी कर सकता है। कोई भी इंपॉसिबल गोल आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, आपकी बॉडी में इतना दम है। पता है तीसरा कौन है? इस माइंड से आपकी बॉडी तक ये इंफॉर्मेशन चली जाए, वह परमिशन ही आपको नहीं मिलती। उसका नाम है विष्णु। यानी कि यहां पर आपका ड्रीमर है और यहां पर आप एक एक्शन है, पर बीच में परमिशन नहीं मिलती। वो कैसे मिलेगी? मैं बताता हूं। ये सवाल आपका बहुत, आप सवाल एक ही वर्ड में पूछते हैं लेकिन है खतरनाक पूछते हैं। 2011 या 10, 11, 12 की बात है, डॉक्यूमेंट में पड़ी है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा किताब का। कैलिफोर्निया में एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा था, 1340 किलोग्राम का ट्रैक्टर था। अचानक उसका ट्रैक्टर पलट जाता है और वो उसके नीचे है। अभी वो जिंदा है और चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ। ट्रैक्टर के पहिए घूम रहे हैं, इंजन ऑन है, और तभी एक मैजिक होता है।
1340 किलोग्राम का ट्रैक्टर, उसकी एक बेटी है हाइना, एक है हेली, और एक की उम्र है 13 साल और एक की है 16 साल। कितनी? 16 साल। 13 साल एंड 16 16 साल। साल। हाइना एंड हेली। हेली। और वो दोनों दौड़ती हैं अपने फादर को बचाने के लिए और ट्रैक्टर को उठा देती हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता पकड़ना कहाँ से है, कहाँ से उनको ग्रिप बनेगी, और टक से वो उठा देते हैं और बाप बच जाता है। याद रखिएगा, जिस दिन आपके साथ इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी आ गई ना काम करने की, कई बार लोग कहते हैं मेरी बीमारी को ठीक कर दो, मैं कहा मैं कौन करने वाला हूं, तुम करोगे, पर ये बता दो ठीक करके करोगे क्या। मैं आपसे भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ। कई बार लोग कहते हैं सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कैसे कमाओ। मैंने कहा पहले बता दो क्यों कमाना चाहते हो। तो लोग कहते हैं आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा वो तो तुम 2 पैग लगा लोगे, 2 पे 2 फ्री मिलते हैं 4 बजे तक। सही बात है। बिल्कुल हैप्पी तो एक सही। ऐसी हैप्पी होना तो एक ऐसी इमोशन है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग ही नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, सवाल का जवाब मैं घुमा फिरा के दूंगा, क्योंकि मेरे गुरुओं ने भी ज्ञान कभी सच वैसा नहीं देते, वो घुमा सीधा के नहीं देते दिया। हैं और कहते हैं किसी और को मत बताना, तो मैं घुमा के ही दूंगा। जी। मान लेते हैं आप दिल के अच्छे हैं, कई बार हम कहते हैं कि जी नहीं, मैं मैं भी राम वैसे सर भी कुछ अच्छा हूँ सर। दिल के स्ट्रांग भी अच्छे भी हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना राम सर मैं तो इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं दुनिया के लिए कुछ करूंगा, जी, बच्चों के लिए कुछ जी। करूंगा, स्कूल के बच्चों के करूंगा। मान लेते हैं आप कई बार कहते हैं कि भाई मैं भी कुछ बच्चों के लिए करूंगा। मान लेते हैं इस समय देश के किसी हिस्से में या दुनिया के हिस्से में बहुत सारे इथोपिया जैसे देश हैं जहां इस समय बच्चे भूखे सो रहे होंगे, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, और आप करना चाहते हैं। खराब तो हमें भी लगता है, लेकिन कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यस और नो। जी, इरादा तो है, समझ गए मेरी बात। जी। लेकिन अगला सवाल मेरा यह है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आपका टावर, आप अपने टावर में हैं जिसमें 15 फैमिली रहती है, 15 के 15 के साथ आपकी दोस्ती नहीं है, ना ही अच्छे रिश्ते हैं। बाहर बारिश हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इस समय हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और एक बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। क्या अब आपको नींद आ सकती है? नहीं। नहीं आ सकती ना। आप कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आप सोएंगे नहीं। याद रखिएगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रेनर की जरूरत नहीं है और ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर की। समझ गए? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दरवाजा तोड़ देंगे सामने वाले का। सर लड़ेंगे बाद में, पहले बेटे के लिए, बच्चे के लिए कुछ दीजिएगा। जिस दिन याद रखिएगा आपके पास इंटेंसिटी होगी, उस दिन इंटेंशन पूरी होती है। 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला है विराट जी, उसका नाम है क्वांटम टनलिंग। इसका मतलब यह है कि जब आप दीवार पर एक बॉल को मारते हैं तो वो वापस आती है। यह हमें दिखाई देता है इन नंगी आंखों से, लेकिन 2025 के नोबेल प्राइज के साइंटिस्ट ने पाया कि इस बॉल में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस दीवार को पार करके अपने डेस्टिनेशन पर, नए लेवल पर, नई ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और वो कभी वापस नहीं लौटते। यानी कि वह एक टनल क्रिएट कर लेते हैं। जब तक आपके पास अपनी इंटेंसिटी की दीवार की कमी है, यानी कि जब तक आपके पास बेकार के बिलीफ, बेकार के आइडेंटिटी, बेकार के पर्पज की एक दीवार सामने खड़ी है, तब तक आपकी इंटेंशन, तब तक आपका इरादा इस दीवार से लौट आएगा और वो परे नहीं जाएगा। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है कि आपके पास इंटेंसिटी क्या है। अगला सवाल करता हूं आपके पास। एक माँ है, उसके बच्चे का पैर कटा हुआ है, ब्लड बह रहा है, कभी वो अपनी साड़ी से, कभी अपनी चुनरी से, कभी अपने हाथों से उस ब्लड को रोक रही है और वो घूम रही है, दौड़ रही है, डॉक्टर कहाँ मिलेगा। माँ है। अब उसके पास जाइएगा आप, उसे कहिएगा मैम छोड़ो ना इस बच्चे को, 10 लाख रुपए देता हूं, लो भूल जाओ बच्चे को, भूल जाएगी? कभी नहीं। 1 करोड़ पे भूल जाएगी? नहीं, नहीं भूलेगी। इतने भी पैसे पे नहीं भूलेगी। नहीं भूलेगी ना। याद रखिएगा, उस बच्चे को ठीक करने में जिस इमोशन को वो पाना चाहती है वह नॉन रिप्लेसेबल है। यस, एब्सोल्युटली। जिस दिन आप अपनी सेहत के लिए, यह है एनएलपी। एनएलपी टेक्निक नहीं है माय डियर फ्रेंड। एनएलपी से पहले उस आदमी को जागृत किया जाता है। मेरी एनएलपी की जो आप काउंसलिंग पूछोगे तो इट गोज इनटू लैक इन वन सिटिंग, पर मैं उस पहली सिटिंग में ही मैं देख लेता हूं। मैं कहता हूं सर आप छोड़ो ना, टाइम खराब कर रहे हो आप, मेरा भी अपना भी, पैसे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपके पास इंटेंसिटी नहीं जीने की। जिस दिन आपके पास जीने के बीमारी को ठीक करके जीने के बाद जिन इमोशंस को आप जीना चाहते हैं और वो नॉन रिप्लेसेबल है, उस दिन आप ठीक हो जाओगे। जिस दिन आप अपनी गरीबी से अमीरी की तरफ जाकर जिन इमोशंस को एंजॉय करना चाहते हो और वो नॉन रिप्लेसेबल हैं, उस दिन आप अपने शेल को तोड़ लोगे ना। आप 100 लोगों से नहीं, 1000 लोगों से भी लड़ लोगे अगर आपके बच्चे को वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं।
भूल जाएंगे आप, ये भी भूल जाएंगे कि ये एक एक फूंक मार दे तो भी आप गायब हो जाओगे, लेकिन आप लड़ जाओगे क्योंकि इंटेंसिटी आपके पास है। और कई बार इसी इंटेंसिटी से आप 1000 लोगों को डरा भी दोगे। सही बात। याद रखिएगा, वो इंटेंशन लाइन तो सबके पास है अमीर बनने की, इंटेंसिटी किसके पास है? तो इंटेंसिटी याद रखिएगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी काम एंड क्वाइट, ये तो आप 2 पैग लगाकर भी हो सकते हो, याद रखिएगा, इसके परे है। और एक एग्जाम्पल बस यही है कि एक माँ को अपने बेटे को बचाने के लिए जो इमोशन चाहिए या जो बचाकर जिस इमोशन को एंजॉय करेगी वह नॉन रिप्लेसेबल है, किसी और जगह से वो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। इंटेंसिटी का खेल है सर। इंटेंसिटी का खेल है। सर एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, मैंने आज तक ये किसी से शेयर नहीं करा, फर्स्ट टाइम मैं अपने पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करना था तो हमारे साथ एक लड़की थी जो बहुत सालों से अटैच है और वो हमारे साथ काम करती थी। तो हमने उसको मतलब वो एज अ फैमिली फ्रेंड ही थी हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो उसने हमसे कहा कि विराट तुम्हारा पॉडकास्ट कौन सुनेगा, तुम शाहरुख खान हो क्या? शी सेड दिस टू मी ऑन माई फोन। मैंने फोन रख दिया और मैं 5 दिन तक परेशान रहा, बट मैंने कहा आप सुनेंगे भी और करेंगे भी। एंड द फर्स्ट पॉडकास्ट वी डिड इट क्रॉस्ड 100 के, पूरी इंटेंसिटी से किया था मैंने, और आज भी मैं उसी इंटेंसिटी से काम करता हूँ। जीवन में याद रखिएगा सर, इंटेंसिटी जिस दिन आपने पकड़ ली, तीव्रता अपनी इमोशन की पकड़ ली, उस दिन आप वीर हो गए। गड़बड़ ये है कि वह तीव्रता नहीं है, न रिश्तों में तीव्रता है, न आपके प्यार में तीव्रता, न आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में तीव्रता है, उसे भी रिप्लेस मान, तो वो कैसे चलेगा भाई? जीवन तीव्रता मांगता है, आपकी इंटेंसिटी क्या है उस काम को करने के हम लिए? सोच लेते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो आप कनेक्शन नहीं है। हाइना और हेली से दोबारा कह दो कि तुम तो और ज्यादा ताकतवर हो गई ना, और मैं तुम्हें 1 साल तक अभी और प्रोटीन पाउडर पिलाता हूं, नहीं उठेगा ही नहीं, नहीं उठेगा ना, बिकॉज वो मोमेंट था, क्योंकि बस वो बाप को बचाना था। वो बाप को बचाना था। जिस दिन आपने उस इंटेंसिटी को जी लिया, उस दिन याद रखिएगा, इसीलिए आई हेट विजन बोर्ड, आई हेट विजन बोर्ड। ये दिया गया एक धोखा है हम हिंदुस्तानियों को, बाहर की किताबों सर ने। इसी पे एक लास्ट सवाल है आपसे, क्या इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका एनएलपी पैटर्न ये होता है? बिल्कुल डिफरेंट इंटेंसिटी होता है। बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, कैसे? बिल्कुल। याद रखिएगा, उनके बाद 3 चीजें मैंने बताई ना, जी ड्रीमर, क्रिटिक एंड एक्टर। जी याद रखिएगा, हम ये मानते हैं ड्रीमर और एक्टर के बीच का रिश्ता है, नहीं, जी। ये ट्रायंगल पूरा होता है। ड्रीमर ड्रीम बनाएगा, क्रिटिक एकदम से कहे ये पूरा नहीं होगा, आपको इमीडिएटली उस क्रिटिक के साथ बैठना है। तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम पे अंग्रेजी नहीं आती, वो अंदर से आवाज आएगी, तुमसे ये भी नहीं होगा। कई बार वो लड़की कह रही है तुम शाहरुख खान नहीं हो, याद रखिएगा, ये बाहर के क्रिटिक भी और अंदर के क्रिटिक, याद रखिएगा, ये परमिशन देते हैं एक्टर को जी। तो बेसिकली जब भी आपको पूरा करना है, और बड़े लोगों के पैटर्न को आप देखेंगे, एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न को आज से ही रख लीजिएगा। और 1-2 पैटर्न और बता दूंगा अगर आप मुझे याद दिलाएंगे कि आखिर कुछ सक्सेसफुल लोगों के पैटर्न मैं आपके सामने शेयर एक करूं। बता दीजिए सर, चलते पहले इसे चलते। बता देता हूं जी। तो याद रखिएगा, जो हमारा ड्रीमर पार्ट है, वह ड्रीमर पार्ट अपने ड्रीम बनाए, रोके नहीं। क्रिटिक पार्ट को खूब कहने दें, इसको उसे सुने। जैसे आप उसके इनर क्रिटिक्स को रिजोल्व करना शुरू करेंगे एनएलपी से, एकदम से आपका जो एक्टर पार्ट है वो खड़ा हो जाएगा। आप ये समझिए कि एक बाप के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा कह रहा है मुझे फैक्ट्री खोलनी है, छोटा बेटा कह रहे हैं भैया खोल लो, मैं हार्वर्ड से पढ़कर आ गया हूं, फैक्ट्री कैसे चलेगी? लेकिन गड़बड़ ये होगी कि बाप परमिशन नहीं दे रहा, समझिए। तो बाप है हमारा क्रिटिक, एक पार्ट है हमारा ड्रीमर, और कुछ दिन के बाद ये ड्रीमर मरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि 40 साल के बाद अधिकांश लोग मर चुके होते हैं, दफनाए जाते हैं 80 साल की उम्र में। सही बात। ठीक है ना? तो जीवन में याद रखिएगा, आपको मोटिवेटेड नहीं होना, आपको अपने क्रिटिक पार्ट को शांत करना है। जो ये कह रहा तुमसे अंग्रेजी नहीं, तो गरीब घर में है। मुझे सबसे पहला इनर क्रिटिक लोगों ने दिया था, मैं नहीं कर पाऊंगा ये बीमारियां ठीक। दूसरा इनर क्रिटिक मुझे दूसरा दिया गया था, एनएलपी कभी हिंदी में नहीं सिखा पाओगे। आज मैं हिंदी में सिखा के मेरे पास गांव के लड़के आते हैं एनएलपी सीखने, कमाल की बात होगी। कई बार ये सोचता था कि भाई पढ़े लिखे लोगों का सब्जेक्ट नहीं, एवरीबॉडी वांट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए तो बादशाह कहते हैं आपको सर। हर आदमी को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, वो मेरी एनएलपी क्यों सीखेगा? सही बात। और सही बात तो ये है, कई बार पैटर्न देखने हैं ना, तो मैं आज आपको कुछ चीजें दे रहा हूं।
ये आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। और ये मेरे मेंटोर ने मुझे बैठा के दी थी, जी, ठीक है ना? एक कॉफ़ी शॉप में नेहरू प्लेस में मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू करो, इन दोनों आँखों से नहीं, लोगों के नैरेटिव से नहीं। उन्होंने कहा रामदेव क्या बेचते हैं? मैंने कहा योगा, झूठ। योगा तो सिर्फ़ एक माध्यम है आप तक पहुँचने का। उनके पास एक बिलीफ को पकड़ो, अगर वो बिलीफ तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम एकदम से इस गरीबी से निकल जाओगे। मैंने कहा देखने का नज़रिया बताओ। उन्होंने कहा चलो बता देता हूँ। रामदेव के पास एक ख़ास बात है एंड उस ख़ास बात की वजह से वो मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ठीक है ना? मिलूँगा तो मैं प्रणाम करूँगा, ठीक है ना? और पूरी मैं उनको ये कहता हूँ कि एक आदमी कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचा है, लेकिन एक चीज़ उनकी मैं ले ले चुका हूँ। वो उनको शायद ये भी नहीं पता होगा उनके पास है। बी कंसिस्टेंट एंड बी लाउड। ठीक अपनी बात है। बात कहिए और दम लगा कर कहिए और लगातार कहिए, दुनिया माननी शुरू कर देगी। बिल्कुल इस सर। नाक से सांस लो, इससे छोड़ो, खत्म बात। वेट घटेगा, अरे तेरा नहीं घटेगा, तेरे पे श्रद्धा नहीं है, सब आगे घटेगा। आज भी उस बंदे के पास एक ही बात है, ही इज कंसिस्टेंट एंड ही इज लाउड। इज़ लाउड। ठीक है ना? जब मैंने इसकी हिंदी बनाई तो कुछ लोगों ने कहा यार हिंदी इसकी बैठती है, लगातार लगे रहो बेशर्मी के साथ। हुँ, मैंने कहा ठीक है, सही लेकिन है। शर्म का मतलब ये नहीं कि वो अपराध बोध वाली शर्म है। हुँ, ठीक है ना? पहली बात, अमिताभ बच्चन मैं नहीं जानता, आई मीन ज़्यादा मैं मूवी नहीं देखता हूँ। लेकिन जब मैं उसी जगह पर मैं रहता हूँ, वहाँ से 100 गज दूर है, जुहू तारा रोड, जी, तो मैं वहाँ घूमने आता हूँ और मैं अक्सर संडे को देखता हूँ तो वहाँ पर उनके लोग वेट करते रहते हैं। वहाँ से ऑटो भी नहीं निकल पाता कई बार। 4 बजे का टाइम है उनका 4 मिलने बजे के का। क जो भी जी, जी। टाइम है, ठीक है ना? वो वो पूरी रोड जाम हो जाती है। जाम हो जाती है। पर मैंने वहाँ एक बात देखी, जो वेट कर रहे थे, वो 18-20 साल के लड़के-लड़कियाँ भी थे हुँ, और उस दिन मुझे एक बिलीफ मिला कि आप 80 साल की उम्र में भी जवान दिलों की धड़कन बन सकते हैं। अभी तो हुँ, मेरे 66 भी हुए हैं। 36 सर। अभी तो 15 साल बाकी है ना, तो 15 साल तक मज़े लेना। तो आप दिलों पे राज करो ना। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जो मेरे गाँव का है, बुढ़ाने का रहने वाला है, ये उसी की स्कूल में पढ़ा है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, डी विंटर कॉलेज बुढ़ाना में। उसी जगह पर नौकरी करी है जो जिस मेडिकल स्टोर पे मैंने अपना करियर शुरू किया था एज़ अ सेल्समैन। उसका जब मैं बिलीफ लेता हूँ तो क्या लेता हूँ कि आपके पास एक बड़ा आई मीन खूबसूरत शक्ल भी नहीं है। आपके पास आप आई मीन ऋतिक की तरह अच्छे डांसर भी नहीं है। आप अक्षय की तरह ही मैन भी नहीं है। आप शाहरुख की तरह आप कह सकते हैं कि रोमांटिक हीरो भी नहीं है। ठीक है ना? आपके पास ऐसी आवाज़ भी नहीं है कि जो अमिताभ बच्चन जैसी हो और आपके पास गॉडफादर भी नहीं है और फिर भी आप अपने लाइन में, अपने डोमेन में किंग हो सकते हैं। सही बात। यस और नो। और जब तो मैं धोनी को देखता हूँ तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि इस आदमी ने मुझे क्या दिया, ठीक है ना? क्रिकेट नहीं दिया, उसने एक बिलीव दिया कि तुम अंतिम बॉल पर भी मैच जीत सकते हो, हुँ, अभी हारो मत। हारो मत। बिल्कुल सही कहा सर आपने। गॉट माई पॉइंट। तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी बड़े आदमी को देखें तो ये मत देखें ये क्या बेच रहा है, ये देखिएगा कि ये गिरने के बाद उठता कैसे है, ये बेचता इसके अंदर क्या एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं और मुझे नहीं मिलेगा। लोग तो बिहेवियर को देखते हैं, आप उसकी इंटेंसिटी और इंटेंशन को देखिएगा। हुँ, ये 2 चीज़, बस यही डिफरेंस है आम आदमी में और खास आदमी में। मौन हो गया सर मैं आपकी बात थैंक से। यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप हमारे शो पे आए। आपने इतनी सब एनएलपी से बात करी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा सर आपका। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। विराट। मैं भी आपके लिए कहूँगा कि आप बहुत आगे तक जाएँगे। थैंक यू सर। आपकी जो ग्रेसफुलनेस है, आपका जो ऑरा है, आपका जो तरीका है, आपकी जो आवाज़ है और आप जो स्पेस देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि आप विराट के चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आपको कैसा लगा? आपने अपनी मेमोरी पेनफुल मेमोरी पर क्या काम किया होगा तो ज़रूर कमेंट को आई मीन लिखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।